हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में बच्चों हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 38 और इसमें हम बात करेंगे लोक अदालतों की और अन्य न्यायालयों की। देखो, अब तक हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की, अब तक हमने हाई कोर्ट्स की बात की, अब तक हमने और अदर कोर्ट्स की बात की, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की भी हमने बात कर ली। लेकिन अब आखिर ये लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है वह क्या है। आज हम फैमिली कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम ग्राम न्यायालय के बारे में भी पढ़ेंगे, तो हम वाणिज्यिक न्यायालयों के बारे में भी पढ़ेंगे कि आखिर क्यों हमने इस तरह के जो अलग से अदालतों की आवश्यकता जो है वह हमें पड़ी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ऑलरेडी 3 से 4 और 5 करोड़ जो मामले हैं, अगर वह इतने पेंडिंग है, आप खुद सोचिए कि कैसे आखिर हम उन मामलों को सुलझा सकते हैं। और ऐसा तो नहीं कि मामले आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि पहले से पेंडिंग पड़े मामले तो उसी रेट से आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए समाज में आपराधिक और बाकी जो सिविल जो भी केसेस हैं, अगर नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसे में जो पेंडिंग वर्क है वह भी बढ़ रहा है। तो अब ऐसे में एक बात ये हो सकती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम ऐसा करें कि जैसे कि आप फैमिली कोर्ट का कॉन्सेप्ट देते हैं कि शादी विवाह है, तलाक है ना, गोद लेना, उत्तराधिकार है, वसीयत है, कई इस तरह के मामलों को हम साइड कर लें और एक अदालत बेसिकली उस मामलों को सुलझा दे। तो ऐसे में हम देखेंगे कि कई इस तरह के जो काम है वह किए गए। और आप सभी विधि आयोग को जानते हैं, क्या स्टेटस है विधि आयोग का। विधि आयोग की 59 रिपोर्ट आती है और उसमें यह कहा गया कि एटलीस्ट फैमिली के जो इश्यूज है ना, उसको क्रिमिनल केसेस की तरह हमें नहीं सुलझाना चाहिए, और हमें उसके लिए कुछ अलग ही कि बातचीत से ही जो मामला है वह सुलझ जाए, है ना। क्योंकि भारतीय संस्कृति में परिवारों का, फैमिली का, विवाह संस्था का बड़ा महत्व है। हर कोई सोचता है कि घर बच जाए। तो यहां पर देखो कि लोक अदालतें और अन्य अदालतें जो है वह इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है वह अपनाएंगी। अब जैसे कि हम देखेंगे, अच्छा एक और बात, हमारा संविधान कहता है कि सभी को समान न्याय और समान अवसर को सुनिश्चित करना चाहिए। आर्टिकल 14 है फंडामेंटल राइट्स में, तो आर्टिकल 39 है आपका डीपीएसपी में। तो ये जो आर्टिकल्स है वह कहते हैं एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, जिसके पास किसी तरह का कोई पैसा नहीं है, वकील को देने के लिए फीस नहीं है, बीच में अपने केस की तरफ मतलब वो जीत जाए ऐसा करने के लिए उसको पैसा देने की कोई उम्मीद नहीं, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तब उसको न्याय कैसे मिलेगा, है ना। तो न्याय के लिए कई तरह के इस तरह के जो कोर्ट्स है वह काम करते हैं। उन्हीं सारी चीजों के बारे में हमें जो चर्चा है वह करनी है। राज्य सरकार का ये लास्ट टॉपिक है बच्चों। इसके बाद आपका स्थानीय सरकार शुरू हो जाएगा, जिसमें कि हम पंचायत और नगर निगम की बात करेंगे, है ना। अच्छा, एक बच्चे ने कल कमेंट भी किया था कि मैम पंचायत होगी नहीं होगी। हाँ भाई, बिल्कुल पंचायत भी होगी, और पंचायत वाला आपका जो चैप्टर है वह भी कराया जाएगा। चलिए, आज चैप्टर नंबर 38 लोक अदालत और अन्य न्यायालय। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है @मंजू PW UPSC वाला। या तो लिख के सर्च कर लो या फिर इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो फॉर क्लास PDF क्लासेस इंफॉर्मेशन। अच्छा देखो, हमें बेसिकली हम इसमें शुरू में पढ़ेंगे बच्चों एक एक्ट जो कि है नालसा, है ना, जैसे कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में या बाकी कोर्ट में या तो लंबित है या उन तक पहुंचे नहीं है, हम उन मामलों को क्या करें, लोक अदालत में निपटा लें। ऐसी अदालत गुजरात में पहली बार बनी, लोक अदालतों में हम निपटा लें। व्हाट इज लोक अदालत, इसकी विशेषताएं, प्रकार और लाभ क्या है, ये चर्चा करेंगे। स्थायी लोक अदालतें, जो कि लोक अदालत का ही एक प्रकार है, ये स्थायी लोक अदालतें थोड़ा सा इसमें डिटेल में दिया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे, व्हाट इज स्थायी लोक अदालतें, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि देखो परिवार के लिए अलग है, गांव के लिए अलग है और वाणिज्यिक के लिए अलग है। इन सबका अर्थ क्या है, कुछ कुछ विशेषताएं क्या है, बस इसी तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब लेकिन इस मूल भावना को समझो। मान लो मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन देती हूँ, सुनिए ध्यान से, कि जो हमारा प्रस्तावना डीपीएसपी या हम फंडामेंटल राइट की बात कर ले, है ना, वो समान अवसर समान न्याय की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आखिर किस तरह के जो प्रयास है वह किए जाते हैं। अब आपको ये सोचना है बच्चों कि वो समान अवसर समान न्याय एक गरीब के लिए भी बात हो रही है, तो गरीब को जब निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी तभी तो वो न्याय ले पाएगा। रिसेंटली आप एक रील देखेंगे तो उसमें कोर्ट जो है, वो जो जज है, वह डायरेक्ट एक गरीब व्यक्ति से कह रहे हैं कि आपका वकील कहाँ है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई वकील नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है।
उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है, हम आपको जो विधिक सेवा सहायता है उससे हम एक वकील आपको अभी करा के देते हैं, आप उसको बताओ अपना केस, वो केस लड़ लेगा आपका। तो यहां पर इस तरह के मामले क्या है, एक गरीब व्यक्ति जिसको मतलब हमें ऐसा लगता है ना कि नहीं, अगर गरीब है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा, बस उसको ही न्याय हमें देना है, और इसलिए इस तरह की जो अदालतें हैं वह काम करेंगी, है ना। सो निःशुल्क सहायता मिल सके। हमें नहीं पता कि एक गांव, एक गरीब आदमी है, मान लीजिए गांव में गरीब आदमी है, अशिक्षित है, नहीं समझता, केवल खेती किसानी, अब इसकी जो जमीन है, चाहे बैंकों ने हड़प लिया हो या किसी महाजन ने हड़प लिया हो, अब उसे कौन बचाएगा, वो खुद उतने दाव पेच नहीं जानता कि जो अपनी जमीन को बचा ले, तब कैसे होगा काम, तब उसको सरकार जो है वह इस तरह की सहायता। लेकिन हम सब अवेयर नहीं, पता ही नहीं है कि हमारे क्या क्या कानूनी अधिकार, अवेयरनेस की बहुत कमी। आप सोचो कि हम भी अगर पढ़ रहे हैं ना, तो कल मैंने आपको उपभोक्ता अदालत इसलिए नहीं पढ़ाया था कि आप उसको एज अ टॉपिक लो, एज अ टॉपिक तो मतलब डेफिनेटली है, बट एज अ कंज्यूमर, जो कि लास्ट में मैंने कहा था कि हम सब कंज्यूमर हैं इस अभी वर्ल्ड में, और हमारे राइट्स भी है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो परचेस करते रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारे घर में मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं कि हम एसी भी बना रहे हैं, हम कूलर भी बना रहे हैं, हम बाकी सारी चीजें भी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से हम उसको परचेज कर रहे हैं। तो अगर हम सब उपभोक्ता है तो हमें अवेयर भी रहना है अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में। सो वैसे ही बच्चों की कहीं ना कहीं हमें अपने चारों तरफ अन्याय होता दिखाई देता है, और जब अन्याय होता दिखाई देता, हमें नहीं लगता, समझ में नहीं आता हम अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़े, क्या करना है ना, किस कोर्ट जाना है, कैसे अपील करनी है, बस वही अवेयरनेस एक हमें क्रिएट करना है। तो एक टॉपिक को, चूंकि इसलिए नहीं कि वो आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको उसको पढ़ना है, हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंस। क्यों कहते हैं कि अगर आप सिविल की तैयारी कर लो तो आप बहुत सारी चीजों से रूबरू हो जाते हैं, आप जीवन की कई बातों से परिचित हो जाते हैं। आप कोर्ट नहीं जान रहे होते हैं सामान्य रूप से, आप फैमिली कोर्ट नहीं जान रहे होते, आप कंज्यूमर फोरम नहीं जान रहे होते, आपने एक बार पढ़ लिया, अब आपको पता है कि हाँ ये ऑप्शन है, अगर मैं थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा अवेयर हो जाऊं तो मैं अपने अधिकार और जो न्याय है वो मांग सकता हूं, है ना। तो हम बात करेंगे संविधान से, शुरू करेंगे कि अगर प्रश्न आ जाए कि संविधान में जो आर्टिकल 39 की बात की गई है, आर्टिकल 39A की बात की गई है कि सबके लिए न्याय सुनिश्चित कराना, सभी के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, स्पेशली उस गरीब वर्ग के लिए जिसके पास नहीं है। तो आखिर सरकार ने क्या किया है, या फिर क्या ऐसी कोई संस्थाएं हैं? तो बिल्कुल है, ये लोक अदालतें हैं, ये ग्राम न्यायालय है ना, परिवार न्यायालय, ये इसी तरह की संस्थाएं हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं और हम चीजों को पढ़ते हैं। तो हम राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में फटाफट आपको दिखाती हूं, यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है 2013 का। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं। सो फर्स्ट कहता है कि इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना है। एंड सेकंड वन इज, यह पूरे देश में कानूनी कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। तो एग्जैक्टली अगर हम नालसा की बात करेंगे, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करेंगे, तो बेसिकली ये जो प्राधिकरण है, ये दोनों ही जो काम है ये करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उस तक हम कानूनी सेवाएं, कानूनी जो सहायता है, निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वह हम दे सकें। ठीक है, तो ये है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो, तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण आखिर बना क्यों, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? तो देखो, हमने देखा कि भाई संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, संविधान में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हो गई है, ऐसे प्रावधान, ऐसे आर्टिकल्स हैं, ऐसे अधिकार हैं, बट उन अधिकारों को कार्यान्वयन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ समटाइम्स एक्ट की जरूरत होती है। फंडामेंटल राइट तो चलो, फंडामेंटल राइट तो हम कहेंगे कि सीधे ही वो लागू किए जा चुके हैं ना, उसको आपके लिए कोई नया एक्ट नहीं बनाना कि जब नया एक्ट आएगा राइट टू इक्वलिटी का, तब जाके आपको राइट टू इक्वलिटी मिलेगी। वो ऑलरेडी हमारे पास है ना। और अगर आप उसका हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, रिट दायर कर दो। 5 तरह की रिट है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, 226 के अंदर हाई कोर्ट चले जाओ। वहां तक तो रिट और फंडामेंटल राइट की बात। लेकिन डीपीएसपी जो कहता है कि एक वेलफेयर सोसाइटी, एक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, एक कल्याणकारी समाज की स्थापना हो, एक ऐसा जो वंचित वर्ग है उसका भी कल्याण हो, सरकार उसका भी ध्यान रखे, तो उसके लिए हमें कुछ कुछ एक्ट लाने पड़ते हैं। क्योंकि डीपीएसपी तो जस्टिशिएबल है नहीं। क्यों नहीं जस्टिशिएबल? क्योंकि आप उसको लागू कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आप कोर्ट नहीं जा सकते तो सरकार क्या कहती है? कुछ लोगों ने कहा कि जो डीपीएसपी है उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा, वो बहुत प्रशंसा नहीं की थी, कहा कि एक ब्लैंक चेक की तरह है।
कि आगे मतलब, या फिर हम ये कहें कि ये ऐसे चेक है, ये ऐसी राशि है डीपीएसपी जो कि निर्भर करता है कि सरकार के पास कब संसाधन होंगे, तब जाके वो आपको पैसा दे देगा। बस वही वाली बात इसमें कही गई। तो डीपीएसपी में कोई बात लिखी है कि भाई समान न्याय सुनिश्चित करना, गरीब कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता देना, हम एक एक्ट लेकर आ रहे हैं, उसके जरिए कुछ लोक अदालतें इस तरह की चीजों को वैधानिक दर्जा दे रहे हैं, और उसके द्वारा तो ये एक्ट बेसिकली आखिर है क्या? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। आखिर ये जो एक्ट है वह क्या है कि हमने जो चीजें संविधान में प्रावधानों और अनुच्छेदों के तहत सुरक्षित की, उनको इंप्लीमेंट कराने का एक जरिया है ये एक्ट। इसके अंतर्गत चाहे हम लोक अदालतों की बात करें या फिर बाकी कुछ अन्य अदालतों की बात करें, उसको कुछ वैधानिक दर्जा दिया जाता है, उसको कुछ लीगल ऐसी अथॉरिटी दी जाती है, उसको कुछ शक्तियां दी जाती हैं। ठीक है, चलो इन सब की हम बात करते हैं। सो पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, चलो इसकी शुरुआत हम करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कि आखिर संविधान ने हमें कुछ आर्टिकल्स की बात की। पहला आर्टिकल, हम आर्टिकल 39D की बात करेंगे, है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि आर्टिकल 39A की बात करते हैं पहले, है ना। और एक और आर्टिकल है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, है ना। दो आर्टिकल्स की हम बात करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि बेसिकली संविधान में जब हम प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना भी कहता है कि सभी को समान अवसर सुनिश्चित कराना है हमें। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, बच्चों पढ़ चुके ना, याद है प्रस्तावना? नहीं याद तो फिर से रिवाइज करोगे, ऐसे ही तो आप होशियार हो जाओगे ना धीरे धीरे। जो चीज़ बीच में आ रही रिवाइज कर लो, जो चीज़ भूल रहे हो रिवाइज कर लो, जिससे क्वेश्चन गलत हो गया रिवाइज कर लो, जिस टॉपिक को भूल गए फिर से रिवाइज कर लो। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ कि राष्ट्रपति की इलेक्टोरल सिस्टम में या राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है और उपराष्ट्रपति से क्या अंतर है, तुरंत जाओ, इस अगर याद नहीं आ रहा है इस चीज़ को रिवाइज कर लो। बस यही एक तरीका होता है। आपको अगर मास्टर बनना है ना किसी भी सब्जेक्ट में, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उसके बाद हम इस पर कंटिन्यू करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मास्टरी है वह किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो जाए, तो आप कैसे चैंपियन कैसे बनोगे? आपको मास्टर कैसे बनना है किसी भी एक टॉपिक पे। मान लो कि जैसे चलो पॉलिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें मास्टर बनने के लिए क्या जरूरी है कि आप एकदम नेक्स्ट लेवल का पॉलिटी जानते हो कि आएगा तो भैया इससे क्वेश्चन तो हमारा गलत ही होगा, चाहे आप करंट करा लो, चाहे स्टैटिक करा लो, है ना, चाहे आप कुछ भी करा लो। तो यहां पर देखो बच्चों कि आपको सबसे पहले तो इसके सारे जो टॉपिक है आपने बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हो। आपने इसका पूरा जो सिलेबस और जो टॉपिक है इसको ठीक तरीके से आपको पढ़ना है। और ये जो पढ़ा है आपने, है ना, इसको आपको लिख कर भी आप तैयार करोगे, आपको लिखना भी है। ये कैसे लिखते हैं? ये नोट्स बनाते हैं। नोट्स कैसे बनाते हैं? रिराइट और शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड और शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड और शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब देखो इसके आगे भी अगर आप चाह रहे हैं कि भाई पॉलिटी में जैसा मेरा एक कहना चाहिए कि भाई एक जो चैंपियन हम बन गए वो कोई और ना बन पाए या आपके आगे कोई और ना हो, आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। सबसे पहले तो हर एक थ्योरी, हर एक टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझना है, पूरा रिवाइज करते जाना है। अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते जाना है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते जाना है। आपको पता है कि भाई आएगा तो हमको तो मेंस में आंसर राइटिंग करनी है, तो मेंस के लिए आपको क्या करना है? आपने राष्ट्रपति पढ़ा, राष्ट्रपति के लिए आपने आंसर राइटिंग कर ली। ठीक है, पीवाईक्यू एटलीस्ट आप 10 ईयर के करो, पीवाईक्यू एटलीस्ट बच्चों आप 10 ईयर के करो। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट में होंगी, कुछ चीज़ें आपकी फैक्ट में होंगी, सब चीज़ों पे आपको मास्टरी करनी है, तभी तो आप जाके किसी भी एक चीज़ में चैंपियन बनने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप बस
आसान है बहुत, हलवा है, खा लो, है ना। अब चलो आगे देखो। अच्छा, इसके अलावा एक चीज तो हमारी छूटी गई। अब अगर क्वेश्चन आएंगे तो भाई ये तो करंट से जोड़ते हुए आएंगे। स्टैटिक पढ़ लिया बट करंट नहीं किया, तो आप एटलीस्ट 1 ईयर का करंट करो, आप एटलीस्ट 1 ईयर का करंट करो, ठीक है। तो सारा टॉपिक मान लीजिए कि पॉलिटिक्स में जब हम इंपॉर्टेंट सब टॉपिक की बात करें, मेन टॉपिक की अगर हम बात करें, है ना, कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है सब बहुत काफ़ी लंबी टॉपिक, पार्लियामेंट है, मान लीजिए 15 टॉपिक्स हैं। आप इन 15 टॉपिक्स को इतनी बार पढ़ो कि सारी चीज़ें जो हैं वह याद हो जाए, बार बार याद करो, जो चीज़ें टफ लग रही हो उसको याद करो। मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपको टफ लग रहा है कि यार ये तो मुझसे आता नहीं है, उस पर ज़्यादा वक्त दो, ज़्यादा मेहनत करो उस चीज़ पे, है ना। तो इस तरीके से आप ये काम आप ज़्यादा नहीं, आप 50 डेज कर लो। अगर आप पहले पढ़ चुके हो ना, अगर आपने पॉलिटी जो है वह पहले पढ़ ली है, तो आप 40-50 डेज भी अगर देंगे ना, थोड़ा बहुत आप पॉलिटी जानते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको करना है, आप 50 डेज दीजिए किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी कोर सब्जेक्ट के लिए। इसी तरीके से अगर आप करते जाएंगे आपको चीज़ें याद रहती जाएंगी, ठीक है। चलो, तो ये तो आपकी भाई सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि मैम हमें पॉलिटी कैसे आएगा, आपको बच्चों ऐसे ही आएगा, ऐसे ही सबको आता है, तरीका ही यही है, प्रोसेस ही यही है। प्रोसेस से शॉर्टकट कुछ नहीं होता कि आप सोचे कि बहुत शॉर्टकट है। मैंने एक डायग्राम देखा जिससे मुझे ये पता चला कि मान लो आपको किसी इस प्लेस पे पहुंचना है, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्लेस है। अब इस प्लेस पे पहुंचने का 2 रास्ता है। तो आप देखेंगे कि जो लोग ऐसे नहीं है कि जो भाई फिजिक्स के या फिर इस तरह के जो लॉ नियम है वो बना रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि एक इस तरह का ये लॉन्ग रास्ता था, लॉन्ग रूट था, और एक थोड़ा सा ऐसा जाके शॉर्ट रूट था। जब इन दोनों को मापा गया ना, तो ये दोनों रूट जो है वह सेम थे। जब दोनों रूट कैसे थे, सेम थे, और उसमें ये देखा गया कि भाई चाहे लॉन्ग से चले जाओ या शॉर्ट से चले जाओ, बात तो बराबर ही थी। तो समटाइम्स ना जो शॉर्ट रूट है आप यूपीएससी में तो एटलीस्ट नहीं अपना सकते। यूपीएससी में आपको हर एक टॉपिक के लिए, हर एक चीज़ों के लिए एक कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, एक डीप कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो वहां पे हम केवल ऐसे नहीं कर सकते कि बस सतही चीज़ों को पढ़ लें, डीप चीज़ों को छोड़ दें, क्वेश्चन वहां से आएगा, आप नहीं कर पाओगे। आपसे क्वेश्चन ना निकल पाने का रीजन जानते हो क्या है? कि आपने बस अगर लोक अदालत को पढ़ा है ना, आपने केवल लोक अदालत को मान लीजिए पढ़ लिया, आपको बस याद है कि इस आर्टिकल में ये कुछ कुछ विशेषताएं हैं। अब आपने क्या छोड़ा, जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो एक्सेप्शन था, जो एक अंतर था कि क्या इसके निर्णय के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसे कौन से मामले जो इसमें जाएंगे, या क्या बदलाव इसमें है स्थायी लोक अदालतों में। मतलब कई इस तरीके के और एक्सेप्शन या कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिसको हम छोड़ देते हैं। या जैसे कि मान लो आपने मूल अधिकार पढ़ लिया, आपने डीपीएसपी पढ़ लिया, बट आपने इन दोनों की तुलना नहीं पढ़ी, क्वेश्चन बार बार वही से आ रहा है, तो जब क्वेश्चन वहां से आएगा तो आपसे नहीं बनेगा। यही कारण है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, आप सीधा सीधा पढ़ लेते हो कि अरे मैंने तो फंडामेंटल राइट अलग पढ़ लिया, वो चैप्टर अलग दिया था, मैंने उस चैप्टर को भी पढ़ लिया। अरे आपने लेकिन मेन क्रीम चीज तो की नहीं ना, वो बहुत जरूरी है। चलिए, सो आगे हम देखेंगे कि बेसिकली देखो कि जब हम कानून के समक्ष समानता की बात करेंगे और सभी के लिए न्याय की बात करेंगे, है ना। जब हम कानून के लिए समानता, कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए हम न्याय की बात करेंगे, सबके लिए न्याय व कानूनी सहायता, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 39A कहता है। 14 तो कहता है कानून का शासन होगा। अब कानून का शासन यही तो कहता है कि कानून के ऊपर क्यों नहीं, कानून के समक्ष सभी समान है ना। ये कानून का शासन की बात करता है, विधि के शासन की बात करता है। हमारी जो प्रस्तावना है ये भी समान अवसर की बात करती है कि सभी को बेसिकली जो समान अवसर है वह मिलना चाहिए। लेकिन ये मिलेगा कैसे, हमें इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं, ठीक है। तो सबके लिए समान अवसर के आधार पर हम बेसिकली जो न्याय है इसका संवर्धन कर सके, हम बेसिकली जो न्याय है इसको बढ़ा सके, इसके लिए हमें इस तरह के जो एक्ट है उसकी आवश्यकता होती है। तो 1987 में जो एक्ट लागू हुआ वह 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ, 9 नवंबर 1995, ठीक है। अगर हम एक्ट की बात करेंगे तो ये एक्ट जो आया था 1987 का था, ठीक है। और
जब हम इसके इम्प्लीमेंट होने की तिथि देखेंगे तो ये लागू कब हुआ, तो 9 नवंबर 1995 को। अच्छा बताओ 9 नवंबर को हम क्या कोई डे सेलिब्रेट करते हैं? और अगर हमने ये कोई डे हाल फिलहाल में अगर सेलिब्रेट किया है, लास्ट 2023 में सेलिब्रेट किया, तो उसकी मेन थीम या उद्देश्य क्या था बताओ ज़रा। तो 9 नवंबर 1995 को ये लागू हुआ कानूनी सेवा प्राधिकरण एक्ट। और यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य जानते हो क्या था? कानूनी सेवा प्राधिकरण, चलो खैर लिखा है राष्ट्रीय विधिक सेवा या कानूनी सेवा प्राधिकरण एक्ट की अगर हम बात करें, तो बेसिकली इसका मेन जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य काफ़ी इंपॉर्टेंट, यही उद्देश्य ही तो यूपीएससी ने पूछा हुआ था। देखो ज़रा क्या पूछा यूपीएससी ने, इसका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं देना है, बस यही इसका उद्देश्य है। तो इसका मेन उद्देश्य अगर हम देखेंगे ये क्या है कि समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित कराना इसका मेन उद्देश्य होगा। और इसके अंतर्गत किया क्या जाता है इस एक्ट के अंतर्गत, है ना, उद्देश्य तो हमने देख लिया। तो इस एक्ट के अंतर्गत ये किया जाता है बच्चों कि जो भी मान लीजिए हम देखेंगे, चलो राज्य में हाई कोर्ट इस तरह के विधिक सेवा प्राधिकरण बता रहा है, ठीक है, राज्य में अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, ठीक है, या फिर अगर हम देश में सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ठीक है, इसके अलावा हम जिले या तालुका लेवल पर भी देखें, तो जिला या तालुका लेवल पर भी बेसिकली इस तरह का जो एक प्राधिकरण है वो बनाया जाता है। आप देखेंगे कि हाई कोर्ट में अगर किसी ने ध्यान दिया, कुछ चीज़ें तो ध्यान देने की हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो बच्चों, तो आप इसमें ये देखेंगे कि जैसे कि हाई कोर्ट, इसमें एक छोटा सा कमरा बना हुआ है अलग से विधिक सेवा प्राधिकरण का, ठीक है, और उसके अंदर लिखा रहता है कि इन इन लोगों को कुछ कैटेगराइज किया गया है, कुछ शर्तें बनाई गई कि इन लोगों को ही जो मुफ्त सहायता है वह दी जाएगी। सबके लिए मुफ्त सहायता की बात नहीं की गई है ना, तो कुछ लोगों के लिए मुफ्त सहायता की बात की गई। वो कौन कौन लोग हैं हम उनको जानेंगे। तो जिला व तालुका स्तर पर भी है, तो यहाँ पर निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए इस एक्ट के अंतर्गत हम देखेंगे कि लोक अदालतों का जो संचालन है वह किया जाएगा। तो निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए इस बात को भी लिख लो, निःशुल्क हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला, सब इस तरह की अदालतों का आयोजन करते रहते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, लोक अदालतों का आयोजन करा जाता है, ठीक है। चलो आगे अब क्वेश्चन देखो कि आखिर मुफ्त कानूनी सहायता के लिए योग्य व्यक्ति में कौन कौन शामिल है। मैं एक एसडीएम के ऑफिस गई हुई थी और मैंने वहां पर देखा कि बाहर जो है बेसिकली एक तख्ती लगी हुई थी जिसमें लिखा था कि कौन कौन निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वह प्राप्त कर सकता है। महिलाएं व बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति, औद्योगिक मजदूर, दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में लिए गए व्यक्ति और मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति। जरा बताओ कि आखिर कौन कौन जो है बेसिकली इसमें शामिल होगा। क्या इसमें ये सारे जो व्यक्ति है वे शामिल होंगे? देखो साथ ही इसमें यह कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आय 1 लाख से अधिक नहीं है, 1 लाख से अधिक आय नहीं है ऐसे व्यक्ति, और सुप्रीम कोर्ट के मामले में 5 लाख से अधिक नहीं है, 5 लाख से अधिक नहीं, ठीक है, ये भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन इसके अलावा हम देखेंगे बच्चों ये सब इसमें शामिल होंगे, है ना। महिलाएं, बच्चे होंगे, जाति जनजाति के सदस्य, औद्योगिक मजदूर, दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में लिए गए व्यक्ति, मानव तस्करी का शिकार व्यक्ति। तो बेसिकली ये सभी ऐसे लोग हैं जिन्हें की मुफ्त कानूनी जो सहायता है बेसिकली वह दी जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा, हमने अब तक बात की कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A से ये बात शुरू होती है कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए आपको निःशुल्क और कानूनी सहायता देना है। आपको आर्टिकल 39A भूलना नहीं है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना भाई ये तो आपका आर्टिकल 39A। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ,
क्योंकि जो बेस है बेसिकली संविधान में, है ना, जो काम ये किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, वो कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 39A। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39A की जब हम बात करेंगे, है ना, तो इसमें बेसिकली ये जो प्रावधान है वह किया गया है कि सभी के लिए बेसिकली जो न्याय और चीज़ें हैं, मतलब राज्य के लिए ये बाध्यकारी है कि वह कानून प्रणाली के लिए सभी के लिए मतलब एक समान जो व्यवस्था है उसको लागू करे। और यहाँ पर सभी को अगर कानून के समक्ष समानता है और यहाँ पर सभी को अपना हम कहेंगे कि चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को न्याय पाने का अधिकार है। लेकिन गरीब आदमी न्याय पाने से चूक जाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो इस तरीके से जो नालसा है इसका गठन होता है। ठीक है, जो नालसा है बेसिकली राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, इसका गठन होता है ताकि जो भी कानूनी सहायता कार्यक्रम है, जो मूल्यांकन है, जो अधिनियम है, जो प्रक्रिया है, उन सब चीजों को समझाया जा सके। और यही सारी प्रक्रिया है। तो जैसे कि लोक अदालत है, तो ये एक्ट हो गया, इस एक्ट के अंतर्गत आप क्या कर रहे हो? लोक अदालतों का आयोजन कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी बातें। तो यहां पर देखो कि जिसे भी बेसिकली हमने शामिल करा है, और राज्य स्तर पर भी इस तरह के प्राधिकरण बने हैं, जिला स्तर पर भी इस तरह के प्राधिकरण बने हैं, है ना, और तालुका लेवल पर भी इस तरह के प्राधिकरण बने हैं। तो अब इनको बेसिकली कई कार्य सौंपे गए, जैसे कि जो भी इसके अंतर्गत योग्य व्यक्ति है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है ना, तो ये अगर योग्य व्यक्ति हैं तो इन सभी को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाए। कोर्ट के फैसले के बाद तो लोग जाने दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने के उतारू हो जाते हैं। कोर्ट ने तो क्या किया कि भाई चीजों को विधि के अनुसार जो है वह दंड के वैसे अनुसार आपको दंड दे दिया, सजा दे दी, मौत दे दी, कारावास दे दिया, ये सारी चीजें दे दी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मामले को आपसी बातचीत के द्वारा, जैसे फैमिली कोर्ट क्या है, फैमिली कोर्ट के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि भाई जो मान लो जो कपल है उन्हें तलाक चाहिए, तो अब वो कोर्ट नहीं जा रहे हैं, वो फैमिली कोर्ट चलेगा। वहां पे मामला आपस में, है ना, अगर एक दूसरे का सर नहीं फोड़ना है, अगर एक दूसरे का एकदम ऐसा नहीं है कि नहीं भाई खून ही पी जाएंगे, अलग होंगे, तो वहां पे वो क्या करे कि शांति से उस मामले को फैमिली कोर्ट ने टाइम दिया कि ठीक है अब 6 महीने, आप 6 मंथ के बाद आओ। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ हो सकता, तो सबसे ज्यादा इसी तरह के केसेस सुने जाते हैं पारिवारिक मामले में। आपने कई इस तरह के नामी केस सुने होंगे जो पारिवारिक मामलों से डिवोर्स दिया है, इन्होंने पारिवारिक अदालतों से डिवोर्स दिया है। तो कोशिश ये की जाती है कि पारिवारिक मामला अगर है, आप देखो कि आखिर अगर मान लीजिए कोई केस ऐसा है, हस्बैंड वाइफ का केस है, उसमें पुलिस बहुत सख्त नहीं होती जब तक कि मामला बहुत बिगड़ ना जाए, या फिर मामला जब तक इतनी ज्यादा हिंसा का ना हो। तो नॉर्मल समझाइश क्या दी जाती है कि ठीक है फिर से साथ में रहकर देखो, शायद चीजें ठीक हो जाए। तो समाज के द्वारा हो, पुलिस के द्वारा शुरुआती फेज यही होता है कि आपको समझा बुझाकर छोड़ दिया जाता है। जब उसके आपको रिजल्ट और खराब दिखाई देते हैं या कभी वो चीज अपराध बन जाए, तब जाके वो मामला फिर पुलिस के पास जाता है, ऐसा क्राइम उसको दर्ज किया जाता है। पर अगर चाहते हैं दो लोग कि ठीक है आपस में नहीं बन रही है, चलो चलते शांति से फैमिली कोर्ट से मामले को निपटा लेते, तो बहुत ही विवाद है ना, या फिर हम ये कहें कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप, इसलिए तो इसको एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सॉल्यूशन है बेसिकली, है ना। और इसके अंतर्गत मामले को बातचीत के द्वारा सुलझाया जाता है, मामले को बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के जो शिविर है उसका आयोजन करा दिया जाता है कि जिन लोगों के मामले हैं वह चाहे, अच्छा ऐसे मामले या तो अदालत में लंबित हैं, और अगर अदालत में अगर वह लंबित मामले नहीं भी हैं और ऐसा मामला जो अदालत में नहीं गया, आप सीधे तौर पे यहाँ पे सुलझा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं। तो हमने देखा कि भाई मुफ्त निशुल्क कानूनी सेवाओं में क्या क्या है, जैसे कि अदालत की फीस हो गई, प्रोसेसिंग फीस हो गई, ठीक है, या फिर जो भी जिस तरह के भी जो कानूनी कार्रवाई में जो शुल्क आ रहे थे वो सारे शुल्क आपके माफ है। इसके अलावा जो वकीलों की सेवाएं हैं, मुफ्त कानूनी सहायता में क्या क्या आपके शुल्क माफ हो गए, वकीलों की जो हम कहेंगे उनकी जो फीस है वो माफ हो गई। ठीक है, या फिर आपको ऐसे दस्तावेज आपको प्राप्त करने थे जिसका कि पैसा लग रहा था, अब मुफ्त है चूंकि, तो वो भी आपको प्राप्त हो गए। तो ये सारी चीजें, है ना, ये सारी चीजें आपकी मुफ्त कानूनी सहायता या मुफ्त कानूनी सेवाओं में शामिल हो गए ना। तो चाहे वकीलों की फीस हो, चाहे किसी तरह का शुल्क हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको कराना है, कोई डॉक्यूमेंट आपको प्राप्त करना है, उसके लिए जो पैसा लगेगा ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तो योग्य व्यक्ति में ये लोग शामिल होंगे, ये बात हमने देख ली। ठीक है, तो देखो इसके अंतर्गत जैसे सर्वोच्च न्यायालय है वह भी वैधानिक सेवा प्राधिकरण बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बना रहा है, हाई कोर्ट भी बनाएगा, जिला कोर्ट भी बनाएगा, तालुका कोर्ट भी बनाएगा। तो अपने अपने लेवल पर सभी ने इस तरह की व्यवस्था
व्यवस्थाएं जो है वह कर रखी है ताकि जो भी गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क मुफ्त कानूनी सहायता मिल सके। अब मुफ्त कानूनी सहायता इसलिए क्योंकि न्याय मिल सके, तो हम ये कह दें कि न्याय की पहुंच सभी तक सुनिश्चित कराने का एक तरीका है, डेफिनेटली है, ठीक है, डेफिनेटली है। अब हम आगे बात करेंगे लोक अदालतों की। व्हाट इज लोक अदालत है? एक क्वेश्चन देखो पहले, लोक अदालतों के पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित होती हैं। इसके अलावा एक लोक अदालत के मामले को, इसके अलावा एक लोक अदालत के पास अपने सामने आने वाले किसी भी विवाद के निर्धारण के लिए अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियां होंगी। मतलब उसकी क्या प्रक्रिया होगी और क्या इसको सिविल कोर्ट की प्राप्त है या क्रिमिनल कोर्ट की प्राप्त है। अगर मामला आपसी बातचीत से सुलझाया जा रहा है, आपको लगता है कि कोई क्राइम हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है और वहां पर उस मर्डर को बेसिकली आपने आपसी बातचीत से सुलझा लिया कि चलो धोखे में हो गया, आगे से मत करना, ऐसा हो सकता है, तो आपको सोचिए क्या इसको सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होगी या क्रिमिनल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होगी? सिविल कोर्ट की, है ना। इसके अलावा लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। क्या ये पॉइंट सही है कि अगर आपने लोक अदालत में किसी मामले को सुलझा लिया है तो आप आगे बेसिकली किसी भी, मतलब सभी पक्षों पर अभी मैंडेटरी हो गया, बाध्यकारी हो गया, तो क्या आप आगे इसके लिए किसी तरह की कोई अपील कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप लोक अदालत ने मान लीजिए जो फैसला दे दिया, देखो लोग आखिर लोक अदालत के साथ अपने जो मामले हैं उसको क्यों नहीं सुलझाते कि आपसी बातचीत मध्यस्थता से सुलझा दिया, दोनों पक्ष को बैठाया, समझाया बुझाया, चीजों को सॉर्ट करा दिया। तो विवाद की तरह ना देखकर हमने उसको ऐसे देखा कि चलो एक समाधान का हिस्सा हमने उसको ज्यादा देखा। लेकिन लोग इसलिए बचते हैं कि अब फिर अपील नहीं कर सकते। आप एक बार मामला अगर लोक अदालत में चला गया तो फिर आप न्यायालय में नहीं जाओ, क्योंकि देखो मेन, आपको सोचो कि मेन मोटिव ही यही है कि हमें मामलों को, जो इतने करोड़ों मामले पेंडिंग है, हमें जल्दी सुलझाना है। मेन मोटिव अगर इस बात का है तो हमें प्रक्रिया लंबी थोड़ी करनी है कि टाइम पास लोक अदालत में भी कर लो फिर कोर्ट भी चले जाओ। तो अगर आपने त्वरित सुनवाई आपने कर लिया है ना, तब आप ऐसे में क्या करोगे कि लोक अदालत ने जो आपको फैसला दे दिया, अब आप उसके विरुद्ध जो अपील है वो नहीं कर सकते, है ना। सो इस तरह से सारे जो स्टेटमेंट है बेसिकली इसमें सही है। चलो, सो लोक अदालत का मतलब क्या है? लोगों की अदालत, लोक अदालत, नाम से भी समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसे फैसले जो कि न्यायालय में या तो लंबित है या फिर दाखिल नहीं हुए हैं, उनको लोक अदालत सुन सकता है। विवाद जो न्यायालय में लंबित है, सरकार लोक अदालत का आयोजन कर रही है, आपको मामला सुलझाना है, यहां से सुलझा लो। तो विवाद जो न्यायालय में लंबित है, विवाद जो न्यायालय में लंबित हैं या न्यायालय में दायर नहीं किए गए या दायर नहीं किए गए, समझ जाओगे कि अब न्यायालय की बात हो रही है तो न्यायालय में ही दायर करोगे, या दायर नहीं किए गए, या दायर नहीं किए गए, है ना। ऐसे मामलों को हम लोक अदालत में ले जा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली सौहार्दपूर्ण ढंग से, यानी दोनों पक्षों के बीच विवाद का जो समाधान है वह मध्यस्थता के दौरान किया जाता है। दोनों पक्षों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच विवाद समाधान, दोनों पक्षों के बीच विवाद समाधान, बातचीत, ठीक है, मध्यस्थता, मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाता है।
कहा जाता है कि भाई कोर्ट से तो द्वेष पैदा होते हैं, लेकिन लोक अदालतों से जो मामला वहां पे सुलझा लिया गया मध्यस्थता के द्वारा, एक वैकल्पिक तरीका जो अपनाया है, तो इसमें बेसिकली आगे लोगों के मन में ना एक दुर्भावना जो है या सामने वाले से बदला लेने की जो भावना है वह नहीं रह जाती। ठीक है, तो ये हो गया। तो बेसिकली हम देखते हैं कि लोक अदालत आखिर है क्या। तो लोक अदालत एक पुराना स्वरूप है, ऐसा नहीं कि कोई नया स्वरूप। इसके पहले भी तो आप देखेंगे कि जो पंचायत टाइप की बैठ जाती थी या इस तरह की जनता की अदालत, आप देखेंगे कुछ इस तरह के प्रोग्राम टीवी शो भी आप देखते हैं। तो जनता की अदालत क्या मतलब, लोग बैठे हुए हैं, लोग न्याय कर रहे हैं। ठीक है, लोग बैठे हुए हैं, वह दोनों पक्षों को सुन रहे हैं, वह कह रहे हैं, वह बता रहे हैं किस तरीके से। तो जनता खुद ही फैसला कर ले रही है। क्या करिए, जनता खुद फैसला कर ली। तो लोक अदालत, लोगों की अदालत, जनता की अदालत, तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। बट आधुनिक तरीके से हमने एक्ट बनाया और एक्ट के द्वारा हमने एक अदालत को जो है वह नामित किया। बाद में हमने उसको वैधानिक दर्जा भी दे दिया, हमने उसको कह दिया लोक अदालत। लेकिन ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि हम जब पंचायतों की बात करेंगे तो पंचायत कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम बौद्ध युग की बात कर ले, हम मौर्य काल, गुप्त काल की बात कर ले, तो उसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट हुआ करते थे कि गाँव में पंचायतें होती थी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पंचायत है, तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। लोक अदालतें बहुत पहले से लग रही थी, ऐसा नहीं कि बस नया नया आया हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें यह कहा जाता है कि ये बेसिकली हम कहेंगे कि इसको हम जनता की अदालत के रूप में जानते हैं। लोक अदालत को हम किस रूप में जानते हैं कि भाई ये क्या है, ये जनता की अदालत है। जनता की अदालत है, ठीक है, या लोगों की अदालत है, या इसके अलावा हम इसमें जो एक लोगों की अदालत है ना, ये इसका दर्शन है क्या, कुछ कोई ऐसा है जिसने इस दर्शन को दिया हो या जिसके विचार हो। जब जैसे गांधी जी क्या कहते हैं, तो बेसिकली कहा जाता है कि ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। गांधीवादी जो दर्शन है उससे प्रेरित है ये लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो एक बेसिकली आपके लिए एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन देता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ना, एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है। एक वैकल्पिक विवाद निवारण, वैसे तो हम कहते हैं कि भाई कोर्ट ही आपको जाना पड़ेगा, पर ये वैकल्पिक है कि आप यहाँ भी अपनी सुनवाई कर सकते हैं। सो हमने कह दिया कि एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक फायदा ये है कि भाई जहाँ पे कोर्ट जाओगे, कोर्ट में प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर टाइमिंग, तारीख पे तारीख चीजें होंगी, पूरी विधि, पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। वहां पे टाइम लग जाएगा, वहां पे पैसा ज्यादा लग जाएगा। तो अगर आपको त्वरित न्याय चाहिए, आपको कम पैसे में न्याय चाहिए, है ना, तब आप क्या है, लोक अदालत में सुनवा लो मामला। तो बेसिकली हम कहेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये त्वरित फैसला या त्वरित न्याय, कहा जाता है कि न्याय अगर देर से भी मिले ना, न्याय अगर न्याय मिलने में देरी होती है तो वो भी अन्याय है। तो त्वरित न्याय व कम खर्चीला न्याय, कम खर्चीला न्याय, या इसकी जो प्रक्रिया है, आप पहले ही बता दिया कि निःशुल्क कानूनी सहायता और इस तरह की चीजें। ठीक है, इसके अलावा एक अनौपचारिक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, बहुत औपचारिक नहीं है। अब कोर्ट तो बहुत औपचारिक, उसमें अगर कोई एसडीएम, कोई आईएएस, आईपीएस भी पेश हो रहा है, उसको पूरे कोर्ट के जो कंडक्ट्स है वह मानने पड़ेंगे। जैसे कि एक कोर्ट के द्वारा एक जो आईपीएस ऑफिसर था शायद, उसको मतलब ऐसे डांट दिया गया था कि आपको नहीं पता क्या कि यहाँ पे कोर्ट में आपको क्या जो ड्रेस है वह फॉलो करनी चाहिए, आपको कौन सा सूट वेयर करना चाहिए, है ना। तो ये आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं कि जो आपको बेसिकली फॉलो करने होते हैं, स्पेशली कोर्ट में। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली एक लोक अदालतों में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया है ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, अनौपचारिक तंत्र है।
बहुत औपचारिक नहीं है कोर्ट की तरह कि जिस तरह की कार्रवाई होगी, जिस तरह के डॉक्यूमेंट होगी, जो भाषा, जो शब्दावली, जो तरीके होंगे, केवल वही फॉलो करना, ऐसा नहीं है। तो एक अनौपचारिक तंत्र है ना। कैसा तंत्र है? अनौपचारिक तरीके से आपका जो विवाद है वो सुलझा दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपसे जैसे कुछ विशेषताओं की बात करूं कि पहला बेसिकली जो लोक अदालत है वो गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। पहला लोक अदालत, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? गुजरात में किया गया था। अब लोक अदालतों का आयोजन कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, लोक अदालतों के आयोजन की हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इस तरह से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट बना रहा है, हाई कोर्ट बना रहा है। ठीक है, राज्य व जिला स्तर पर ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वह बन रहे हैं। राज्य, जिला या तालुका लेवल पर भी इस तरह के जो प्राधिकरण है वह बन रहे हैं और ये लोक अदालतों का आयोजन करा रहे हैं। ठीक है, याद रखना कि एक्ट बच्चों वही रहेगा। ये लोक अदालतों का आयोजन करा रहा है, एक्ट वही रहेगा, है ना, LLSA 1987, लोक अदालतों का आयोजन। क्लियर? चलिए, अच्छा नेक्स्ट देखो कि अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सदस्य अध्यक्ष है वह कौन कौन शामिल होते हैं, तो चाहे वह सेवारत न्यायाधीश हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, है ना, चाहे वह अभी काम कर रहे हो या काम ना कर रहे हो, तो इसमें बेसिकली अध्यक्ष व सदस्य में सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों तरीके के जो न्यायिक लोग हैं, सेवानिवृत्त व सेवारत, ठीक है, इस तरह के जो लोग हैं वो बेसिकली इसमें शामिल होंगे। तो लोक अदालतों की हमने बात की कि आखिर इसके जो कार्य हैं और चीज़ें क्या हैं, सबका उद्देश्य बेसिकली वही होगा कि निःशुल्क रूप से हम जो कानूनी सहायता है वह दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि लोक अदालत में बेसिकली हम देखेंगे कि आखिर इसकी संख्या कितनी होगी, लोक अदालतों में जो काम कर रहे हैं अधिकारी उनकी संख्या कितनी होगी। तो जो भी इसका आयोजन कराएगा उसको बेसिकली यह तय करने का अधिकार होगा। जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट आयोजन करा रहा या हाई कोर्ट करा रहा है या फिर जिला कोर्ट करा रहा है, अगर जिस तरीके का प्राधिकरण इसको सिफारिश करेगा उस तरह से वो संरचना बना लेगा कि तो बहुत औपचारिक नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि बस इतने ही सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो कि लोक अदालत को बेसिकली कुछ अधिकार होते हैं दोनों विवादों को सुलझाने के लिए। जैसे कि एक तो हमने देखा कि ऐसा कोई भी मामला जो कि न्यायालय में लंबित है, अगर न्यायालय में लंबित है तो वो मामला यहाँ पर लाया जा सकता है, या फिर किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अगर कोई मामला आता है, अगर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है मान लीजिए उस मामले में, तो फिर वो लोक अदालत में नहीं सुना जा सकता, लोक अदालत के समक्ष उसको नहीं लाया जा सकता। सो हम देखेंगे कि बेसिकली ऐसे मामले ना केवल जो न्यायालय में लंबित मामले हैं लेकिन आप सुनवाई करना चाहते हैं, और वो सुनवाई आप याद रखना कि अब जैसे कि कोई क्रिमिनल मामला है तो आप लोक अदालत में नहीं सुलझाओगे ना, क्योंकि लोक अदालत को जो शक्तियां प्राप्त हैं वो सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। तो आप कैसे वहां पे कोई फौजदारी इस तरह के जो मुकदमे हैं वह लेकर जाओगे। तो यहाँ पर देखो कि बेसिकली या तो ऐसा मामला न्यायालय में लंबित है या फिर न्यायालय तक पहुंचा नहीं है, इस तरह के मामलों को ये सुलझाने का जो अधिकार है बेसिकली वह रखता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसे अपराध है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं कि केवल क्रिमिनल कोड के द्वारा ही आप उस फैसले को कर सकते हैं, तो सिविल कोड उसमें कुछ नहीं कर सकता, ऐसे फैसलों को लोक अदालत नहीं सुन सकता। तो लोक अदालत की सीमा कहाँ पर है कि या तो वो पर्टिकुलर जो मामला है, या तो जो पर्टिकुलर वो कोई मुद्दा है वो किसी न्यायालय के अंतर्गत आ रहा है, या फिर कोई ऐसा क्रिमिनल मामला है आप उसको नहीं सुलझा सकते, आप उसको नहीं सुन सकते। तो उसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है कि जब ऐसे सिविल मामले हो तो लोक अदालत उस मामले को सुन लेगा। न्यायालय में लंबित है या न्यायालय तक पहुंचे नहीं है लेकिन सिविल कोर्ट लायक है, लोक अदालत लायक है, उसको उसमें सुना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अच्छा तो हमने देखा कि जो लोक अदालत है उससे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी। सिविल कोर्ट का जो कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसके तहत जो शक्तियां हैं वो बेसिकली लोक अदालत को प्राप्त हो रही हैं।
तो लोक अदालत क्या कर सकता है? क्या किसी गवाह को बुला सकता है? क्या उसको कोई समन जारी कर सकता है? क्या कोई आदेश जारी कर सकता है ना? या फिर कोई जो शपथ पत्र हैं उनके साक्ष्य और इस तरह की चीजों को, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट जो उसको न्याय करने में सहायता दे, क्या वो मांग सकता है? डेफिनेटली। तो सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है और जो भी उसको कार्यों को करने के लिए वो नियम है या एटलीस्ट उसको उतनी शक्तियां प्राप्त है कि वह न्याय को कर सके। अगर सोचो नहीं दी होती तो फिर वह कैसे न्याय करेगा? तो वो किसी साक्ष्य को मंगा सके, कोई सबूत के लिए मंगा सके, किसी गवाह को पेश करने के लिए कह सके, ये सारी चीजें जो है वह पॉसिबल है। ठीक है, ये सारे अधिकार उसको दे। सोचो नहीं दिया होता तो फिर हमने बनाए क्यों है लोक अदालत? दिया होगा ना उसको। अगर हमने न्यायिक क्षेत्र दिया है, हमने उसको कार्रवाई करने का अधिकार दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है हमने उसको शक्तियां दी होंगी। ठीक है, चलो आगे हम देखेंगे कि बेसिकली लोक अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य से भी एक सिविल कोर्ट जो है वह माना जाएगा, बट इसमें केवल ऐसे ही मामले सुने जाएंगे जो कि लोक अदालतों के समक्ष लाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, और एक बात और कि लोक अदालत का जो फैसला है, ये फैसला सभी पर बाध्यकारी होगा। बाध्यकारी मतलब अब तो भाई मानना ही मानना है, फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। फैसला अंतिम व बाध्यकारी होगा, मतलब आप इस फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकते। अपील दायर नहीं कर सकते। इस नहीं को थोड़ा सा याद रखना। आया समझ में? तो ये कुछ ऐसी बातें थी कि लोक अदालत जो है जनता की अदालत और किस तरीके से ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, गांधीवादी दर्शन पर आधारित है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? त्वरित न्याय देना और सारी चीज़ें। इसके अलावा देखो कि अगर हम लोक अदालतों के प्रकार की बात करें कि आखिर इसके जो है वे कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, लोक अदालतों के कितने प्रकार होते हैं, फिर हम पारिवारिक न्यायालयों की बात करेंगे। अच्छा, स्थायी लोक अदालतें भी अभी हमें पढ़नी है। तो हमने देखा कि लोक अदालत है, लोक अदालत का कुछ अर्थ और कुछ विशेषताओं को देखा, क्वेश्चंस को देखा। तो जो लोक अदालत है बेसिकली ये 3 तरह की होती है, 3 प्रकार की, राष्ट्रीय, राज्य और स्थायी लोक अदालत। ठीक है, राष्ट्रीय लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, राज्य लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत। ठीक है, और स्थायी लोक अदालत। तो ये 3 तरह की लोक अदालतें होती हैं। इसमें बाकियों की चर्चा उतने विस्तार से नहीं की गई, लेकिन जो स्थायी लोक अदालत है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हुआ है। राष्ट्रीय लोक अदालतों की हम बात करेंगे जो कि बेसिकली राष्ट्रीय स्तर पर है, पूरे देश में भी एक साथ इस तरह का आयोजन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया जा सकता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तालुका स्तर तक सभी तरह की अदालतों में इस तरह का जो प्रावधान है उसका आयोजन किया जाता है। 2015 से ये कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, 2015 से बेसिकली लगभग हर माह, प्रत्येक माह इस तरह की जो अदालत है उसका आयोजन कराया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि राज्य की भी अदालतें हैं। अब जो राज्य की लोक अदालतें हैं उनको एक तरह से एक नियमित लोक अंतराल लोक अदालत के रूप में जाना जाता है। कुछ दैनिक आधार पर भी लगाई जाती हैं, कुछ बेसिकली मोबाइल अदालतें भी होती हैं, कुछ निरंतर लोक अदालतें होती हैं, कुछ मेगा लोक अदालतें होती हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके से होता है। और तीसरा जो है वह क्या है? स्थायी लोक अदालतें हैं। ठीक है, तो देखो ये तो लोक अदालत हो गया, और जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है वो एक्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 39A हो गया और आर्टिकल 14 हो गया। अच्छा, लोक अदालतों के अलावा और क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है? जैसे कि हम कह देते हैं ग्राम न्यायालय। तो ग्रामीण स्तर पर मामलों का निपटारा करने के लिए कि वह बेसिकली जिला और बाकी कोर्ट्स तक ना आए, इन मुद्दों का निपटारा यहीं पर हो जाए, उसके लिए हमने क्या किया? ग्राम न्यायालय जैसे कॉन्सेप्ट अपनाए। ठीक है, अब देखो इसके अलावा हम देखेंगे कि फैमिली कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, पारिवारिक न्यायालय वो अलग है, फैमिली कोर्ट। पारिवारिक अदालतें,
पारिवारिक अदालतों की हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, ठीक है, जैसे कि विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट जो 59 रिपोर्ट दी थी उसमें ये कहा गया था, मतलब 59 में विधि आयोग अब तक कई रिपोर्ट्स पब्लिश कर चुका, शायद 200 प्लस रिपोर्ट्स होंगी, है ना। तो इसमें ये कहा कि बेसिकली पारिवारिक जो मामले हैं उनको मध्यस्थता व सुलह से निपटा लिया जाए। पारिवारिक मामलों को मध्यस्थता व आपसी बातचीत द्वारा सुलझाया जाए। ये इसका पीछे का थॉट था कि आखिर हमने इसकी स्थापना की, हमें सूझे क्यों, है ना, क्योंकि अब ये क्रिमिनल मामले तो है नहीं, और इसलिए विधि आयोग की 59 जो रिपोर्ट थी ना, विधि आयोग का स्टेटस क्या है, यूपीएससी पूछ चुका है, तो विधि आयोग की 59 जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि कोई तो ऐसा तंत्र बनाओ कि जो पारिवारिक मामले हैं उसको हम न्यायालय में एज कोई क्रिमिनल केस की तरह ना देखें, तो कुछ तो हमें एक ऐसा जो प्रॉपर तंत्र है वह हमारे पास होना चाहिए। तो 1984 का एक्ट आया और इस तरह से जो पारिवारिक न्यायालय हैं इनकी स्थापना की बात वैधानिक रूप से की गई 1984 के एक्ट के बाद से, ठीक है। तो अच्छा, एक और अदालतें हमें पढ़ना है, जिससे कि हम कहेंगे वाणिज्यिक अदालतें। देखो समटाइम्स क्या है कि मान लो अब कॉमर्शियल कॉर्पोरेट इस तरह के केसेस आए हुए हैं, ठीक है, वाणिज्यिक स्तर के केस है, तो वाणिज्यिक अदालतें उस काम के लिए है कि अब ये मामले अब फैमिली कोर्ट में तो जाएंगे नहीं, ये मामले लोक अदालत में भी नहीं जा रहे, ये हाँ लोक अदालत में जा भी सकते हैं, बट अलग से क्या किया कि जो भी कमर्शियल या इस तरह के लेन देन को लेकर मामले हो सकते हैं उन सभी मामलों के लिए हमने अलग से एक जो कोर्ट है स्थापित कर लिया, जिसको कि हमने वाणिज्यिक कोर्ट कहा, कमर्शियल कोर्ट कहा, वो इन मामलों को सुलझाएगा, निपटाएगा। तो लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, पारिवारिक कोर्ट, फैमिली कोर्ट और आपका वाणिज्यिक अदालतें, ये सारी अदालतों का कॉन्सेप्ट हमें जानना है, ठीक है। चलो, तो अब पहले हम लोक अदालतों के प्रकारों की बात करते हैं। तो हमने जाना कि जो लोक अदालतें हैं वह 3 तरह की होती हैं, ठीक है। चलो, इनको हम संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहली बात देखो कि हमने बात की कि राष्ट्रीय लोक अदालतों की। राष्ट्रीय लोक अदालतें मतलब राष्ट्रीय स्तर की जो लोक अदालतें होंगी, और बेसिकली एक ही दिन में एटलीस्ट पूरे देश में इस तरह की अदालतों का जो आयोजन है वह किया जा सकता है, ठीक है। और एक दिन में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका स्तर पर इस तरह की अदालतों का आयोजन किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और याद रखो कि समटाइम्स आप देखें कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि 2015 में एक चेंज किया कि हम हर एक मंथ की जो थीम है वह अलग रख लेंगे। जैसे कि किसी मंथ आपने एक तरह के डिस्प्यूट सारे सुन लिए, दूसरे मंथ आपने दूसरे तरह के डिस्प्यूट को सुन लिए, तो 2015 से इवन ये किसी विशिष्ट विषय पर इसका आयोजन हर माह जो है, हर मंथ जो है वह किया जाता है। तो राष्ट्रीय लोक अदालतें, है ना, इसकी चर्चा इतनी ही। इसके अलावा हम देखो राज्य लोक अदालतों की बात करेंगे, तो बेसिकली निरंतर तरीके से इस तरह की अदालतों का आयोजन किया जाता रहता है ताकि हम इस तरह के मैटर्स को सुलझा सके। अब देखो कि ये कई तरह की होती है, जैसे कि एक तो भाई निरंतर रूप से चल रही है, दूसरा की जो दैनिक आधार पर चल रही है, तीसरी जो मोबाइल लोक अदालतें हैं कि जैसे कि आपने वैनिटी वैन देखी है ना, वैनिटी वैन ऐसा नहीं कि मोबाइल से चल रही है, वैनिटी वैन टाइप के जो कॉन्सेप्ट है वहां से जो अदालतें हैं वह अपना डिसीजन सुना रही हैं, वहां से न्यायाधीश जो है वह अपना डिसीजन सुना रहे हैं। तो इस तरह की मोबाइल लोक अदालतें होंगी और मेगा लोक अदालतें होंगी। मेगा मतलब एक राज्य में एक ही दिन राज्य के सभी अदालतों में इसका जो आयोजन है वह किया जा रहा है। तो इस तरीके से निरंतर, दैनिक, मोबाइल और मेगा लोक अदालतें, ठीक है। अब देखो हम स्थायी की बात करेंगे, तो स्थायी लोक अदालतें क्या हैं कि जो हमने नालसा एक्ट की बात की 1987, 2012 में संशोधित किया गया और कुछ स्थायी लोक अदालतों की बात की गई, और इसमें यह कहा गया कि बेसिकली सार्वजनिक उपयोगी जो सेवाएं है ना, सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं, लोगों के उपयोग की जो सेवाएं हैं उससे जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उसके लिए हम स्थायी लोक अदालतें बनाएंगे, है ना। जैसे कि हम देखेंगे कि टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, या किसी संस्थान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश, इस तरह की व्यवस्थाएं कराना, है ना, या फिर पानी की आपूर्ति कराना, या फिर अस्पतालों में डिस्पेंसरी की सेवाएं हैं, तो इस तरह की चीजों के लिए लोक अदालतें। अच्छा, मामले सुनो कि ये जो तीनों प्रकार की हमने अदालतों की बात करी है, इसमें किस तरह के जो मामले हैं
बेसिकली वे सुने जा सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई लिखित अधिनियम का मामला है, मान लो बैंक वसूली का मामला है, कोई श्रम विवाद है, कोई सेवा मामला है, कोई पूर्व मुकदमेबाजी बात का मतलब क्या है? इस तरह के वाद जिसमें मुकदमा न्यायालय में ना चल रहा हो। न्यायालय या अदालत पे अगर मुकदमा चल रहा है, अगर वाद चल रहा है, तो फिर उसकी सुनवाई कैसे करोगे? याद रखना कि जहां पे भी न्यायालय का कार्य क्षेत्र है, न्यायालय के कार्य क्षेत्र में लोक अदालत नहीं जा रहा है, उसका विषय, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। ऐसे जो भी विषय, ऐसे जो भी इश्यूज होंगे जहां पे न्यायपालिका की आवश्यकता है, न्यायपालिका उस मुद्दे को देखेगी, वहां पे लोक अदालतों का कोई काम नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि देखो, हो सकता है कि आपराधिक प्रक्रिया हो या फिर आपराधिक मामले कुछ हद तक बेसिकली लोक अदालतें सुलझा ले, लेकिन वो मामला इतना गंभीर नहीं होना चाहिए कि वो अदालतों के ही कार्य क्षेत्र में आएगा। तो जो अदालतों का कार्य क्षेत्र है उसके अंदर लोक अदालत नहीं जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो, स्थायी लोक अदालतों की बात करें उसके पहले हम कुछ लोक अदालतों के लाभ देखते हैं कि आखिर ये जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेसिकली लोक अदालतों का बड़ा लाभ है कि उसके पीछे ये है कि इसमें कोर्ट फी जो है वह नहीं लगती, और अगर लगी भी है तो आपकी वापस हो जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो आपकी कोर्ट फी है वह नहीं लग रही है। तो हमारा मेन तो मोटिव ही यही है ना, लोक अदालतों का उद्देश्य क्या है कि जो गरीब है, जो ऐसा व्यक्ति है कि जिसे न्याय चाहिए है ना, और त्वरित न्याय चाहिए, त्वरित न्याय चाहिए, तो अगर मान लीजिए किसी भी तरह की अगर फीस का भुगतान कर दिया जाता है, तो जैसे अदालत में मामला निपटा है वैसे आपकी जो कोर्ट फी है वह भी वापस कर दी जाती है। फिर हम देखेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि एक लचीली प्रक्रिया है। हमने जाना था कि अनौपचारिक, चूंकि विवाद समाधान निवारण तंत्र है, विवाद समाधान तंत्र है ना, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, तो इसकी प्रक्रिया उतनी औपचारिक नहीं है जैसे कि कोर्ट की है। तो यहाँ पर क्या है कि लचीली प्रक्रिया है और विवादों की त्वरित सुनवाई है। लचीली प्रक्रिया और विवादों की त्वरित सुनवाई। कहा जाता है कि उन लोगों के लिए तो एटलीस्ट वरदान है जो चाह रहे हैं कि जो भी डिसीजन होना हो वो हो जाए, है ना, उनके लिए तो क्या ये लोक अदालतें एक वरदान की तरह काम करेंगी। साथ ही देखो, इसमें यह भी कहा जाता है कि बेसिकली जो भी पक्ष है, अब ऐसा नहीं है कि आप जो भी न्यायाधीश है आप उसको अपना पक्ष नहीं समझा सकते, आप वकील के माध्यम से डायरेक्ट न्यायाधीश जो है, जो जज है, आप उसके साथ संवाद कर सकते हैं। तो जज के साथ, न्यायाधीश के साथ वकील के माध्यम से आप संवाद कर सकते हैं। वकील के माध्यम से आप संवाद स्थापित कर सकते हैं, ये इसका एक बेनिफिट है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि बेसिकली देखो, चूंकि लोक अदालत की जो हैसियत है वह सिविल कोर्ट की होती है, सिविल कोर्ट की होती है, और लोक अदालत ने अगर कोई डिसीजन दे दिया, लोक अदालत ने जो फैसला दे दिया, वो फैसला कैसा होगा? बाध्यकारी होगा, अंतिम होगा। का डिसीजन क्या है? सभी पक्षों पे बाध्यकारी होगा। तो अब आप ये नहीं, जैसे वही बात है कि आप घूमने टहलने लोक अदालत नहीं जा सकते कि चलो देखते हैं यहाँ पे मुद्दा कैसे सुलझता है, फिर बाध्यकारी हो जाएगा, है ना, इसलिए लोग डरते हैं यहाँ पे जाने से। तो विवाद का अंतिम जो समाधान है बेसिकली यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसको फिर नहीं हटाया जा सकता। तो शीघ्र और निःशुल्क यहाँ पर जो सुलझाव, हम कहें कि जो विवाद है वो सुलझ जाते हैं। विधि आयोग कहता है कि कम खर्च है, विधि आयोग भी बताता है। देखो, ये सारी चीजें तो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो जो हमारा विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, जरूर बताना मुझे कमेंट करके कि विधि आयोग का स्टेटस क्या है। ये कहता है कि प्रक्रिया तो कम खर्चीली और त्वरित न्याय हो जाता है, वरदान है ये प्रक्रिया तो कम खर्चीली है ना, त्वरित न्याय हो जाता है, और क्या चाहिए? त्वरित न्याय, त्वरित सहायता जो है वह इससे मिल जाती है ना। साथ ही इसमें ये भी कहा जाता है कि बेसिकली बहुत तकनीकी नहीं है, बहुत औपचारिक नहीं है कि लोग इस प्रक्रिया को ना समझ पाए। साथ ही ये भी कहा जाता है कि लोगों को इसमें ये अनुभूति होती है कि जब मामला जो है वह आपस में बातचीत से सुलझ गया, है ना, उसमें एक जो मध्यस्थ है वह बेसिकली लोक अदालत है, तो ऐसे में एक द्वेष की भावना नहीं आती, उन्हें ये नहीं लगता कि हम हार गए या हम जीत गए। तो एक मिडिल पाथ जो है बेसिकली उसमें डिसाइड कर लिया जाता है, तो उनकी शिकायत का निराकरण भी हो जाता है और जो उनके संबंध है वह भी बच जाते
जाते हैं। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से लोक अदालतों के ये सारे लाभ हैं। अब आगे हम चलेंगे और हम थोड़ी सी चर्चा जो है वह अब स्थायी लोक अदालतों की कर लेते हैं। अब तक हमने जाना कई तरह के मामले, लोक अदालतों के 3 प्रकार, उसमें से स्थायी लोक अदालत एक। तो अब स्थायी लोक अदालत जो है, हमने जाना कि 1987 का जो एक्ट था उसको 2012 में संशोधित किया और इसमें जो सार्वजनिक उपयोग की जो सेवाएं हैं उसके लिए स्थायी लोक अदालतों की जो बात है वह की गई। तो स्थायी लोक अदालत देखिए कि जो सार्वजनिक सेवाओं के मामले हैं, है ना, जैसे किसी एक संस्था के द्वारा बिजली का वितरण किया जाना, पानी या बाकी प्रकाश की सेवाएं दी जाना, तो इन सभी सेवाओं या अस्पताल की डिस्पेंसरी है, इस तरह के विवादों को यहाँ सुलझाएंगे। तो स्थायी लोक अदालतों की हम कुछ विशेषताओं की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि भाई 2012 से कॉन्सेप्ट आ रहा है ये। इसके अलावा अगर इसमें अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन होंगे, तो अध्यक्ष इसमें कौन होगा, अध्यक्ष सभापति होगा, तो या तो ये जिला न्यायाधीश होगा, एक अध्यक्ष होगा, या तो ये जिला न्यायाधीश के स्तर होगा, या फिर ये अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के जो स्तर का है उसका रहा हो, या फिर जिला न्यायाधीश से भी उच्चतम स्तर पर रहा हो। इससे कम स्तर पर जो होगा न्यायिक सेवाओं में उसको अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। अब अगर हम सदस्यों की बात करें तो इसमें जो न्यायिक श्रेणी से जुड़े हुए सदस्य होंगे जिन्हें सार्वजनिक मामलों का अनुभव होगा, ऐसे 2 अन्य व्यक्ति भी इसमें शामिल करे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बच्चों अधिकार क्षेत्र की बात करें तो अधिकार क्षेत्र में ये मामले आ गए इसके कि यात्री को लेके, माल परिवहन को लेके, डाक है, टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, बिजली है, पानी की आपूर्ति, अस्पताल, डिस्पेंसरी, इस तरह के जो मामले वे इसके अधिकार क्षेत्र में आ गए। एक बार हम वित्तीय क्षेत्र भी देख लेते हैं कि आखिर मामला कितने तक का है जब ये सुलझा सकता है। तो मान लो पहले ही एक लिमिट तय थी कि अगर 10 लाख तक का मामला है, आपने स्थायी लोक अदालत में सुलझा लिया। 2015 में इस लिमिट को एक्सीड किया गया, थोड़ा नहीं काफी बढ़ा गया, और इसमें यह कहा कि अब मामला अगर 1 करोड़ रुपए तक का है तब इस मामले को स्थायी लोक अदालतों के हिसाब से सुलझाया जा सकता है। देखो, साथ ही इसमें यह कहा कि अगर मान लो स्थायी लोक अदालत मतलब ऐसा मामला जो न्यायालय नहीं गया या न्यायालय में लंबित है या उस पर मुकदमेबाजी अभी तक नहीं की गई है, इस तरह के मामलों को यहाँ रखा जाएगा। और यहाँ पे भी आपको ये बात याद रखनी है कि बेसिकली इसमें जो भी समाधान होगा इसके फैसले भी कैसे होंगे, सभी पक्षों पर बाध्यकारी होंगे, और जो भी लोक अदालत में जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनके बहुमत के आधार पर फैसला जो है वह लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो इसके भी फैसले हैं, ये बात आपको याद रखनी है, इसके जो फैसले हैं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होंगे, सभी पक्षों पर बाध्यकारी। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा फैमिली कोर्ट की बात हो जाए। फैमिली कोर्ट, फैमिली के लिए कोर्ट, फैमिली कोर्ट ऐसा कुछ क्या, बिल्कुल ऐसा ही। देखो, परिवार न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984, परिवार इनके एक्ट बच्चों याद रख लेना है ना, किसका कौन सा एक्ट है, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984। और इसके अंतर्गत बेसिकली क्या किया कि परिवार से संबंधित जो मामले हैं उसको अलग से एक जो कोर्ट है वह बना लिया गया, क्योंकि अब इतने परिवार है, इतने लोग हैं, उनमें आपसी बातचीत, आपसी विवाद चाहे संपत्ति को लेकर हो या फिर अन्य तरीके के विवाद डेफिनेटली हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया कि बेसिकली संसद के द्वारा ये आवश्यकता महसूस की गई, अलग से एक विधेयक लाया गया, वह अधिनियम बनता है 1984 में, और विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में, विवाह और पारिवारिक मामलों, विवाह सबसे ज्यादा मामले तो विवाह के जा रहे, इसलिए विवाह एक तरफ, नहीं तो पारिवारिक मामले में वो आ जाता। जब किसी चीज का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है ना, जैसे कि कहा जाता है कि हमने जब ऑलरेडी हमने स्वतंत्रता के अधिकार की बात की तो हम उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे थे। हमने क्यों आर्टिकल 25 से 28 को जोड़ा? इसलिए जोड़ा क्योंकि भारत अपने सेकुलर नेचर को दिखाना चाहता था, भारत बताना चाहता था, पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहता था कि भले ही कौम या धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर विभाजन हुआ हो, लेकिन भारत ने हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया है। तो दैट्स वाई हमने उसको अलग से कहते हैं कि आप सही हो तो सही दिखना भी जरूरी है
है ना। चलो, सो विवाह और पारिवारिक मामले, तो जब किसी मुद्दे का ज्यादा महत्व है तो हमने उसको शामिल ना करते, उसको अलग से दिखा दिया। विवाह और पारिवारिक मामलों को मध्यस्थता, बातचीत, मध्यस्थता व बातचीत द्वारा सुलझाया जाए। ठीक है, मध्यस्थता व बातचीत द्वारा जो इस तरह के मामले हैं बेसिकली उसको सुलझाया जाए, और इसमें जो त्वरित समाधान है उसके लिए ये जो अधिनियम है 1984 का ये बनाया गया। अब देखो आखिर इसके कारण क्या थे कि संसद के द्वारा इस तरह का जो अधिनियम है, इस तरह का जो विधेयक है बेसिकली वह पेश किया गया। उसके पीछे कुछ कारण बताए गए, जैसे कि समय समय पर कुछ महिला संगठनों के द्वारा ये मांग रखी गई, समय समय पर कुछ महिला संगठनों के द्वारा ये जो बात है वह कही गई। आप अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस न्याय विभाग को खोलेंगे उसमें आपको फैमिली कोर्ट जो है वह दिखाई दी जाएगा। ये जस्ट उसी आपकी गवर्नमेंट की जो साइट है उसी का स्क्रीनशॉट है। इसमें क्या लिखा है, इसमें कुटुंब न्यायालयों की बात की। अब आप देखो, आप सोचेंगे किसी कुटुंब की बात, परिवार या कुटुंब सेम ही बात हो गई है। जैसे कि हम जब वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, G20 की थीम भी था वासुदेव कुटुंबकम, दैट मीन्स कि पूरा जो विश्व है, वासुदेव कुटुंबकम में क्या है कि पूरा जो विश्व है वह पूरा एक परिवार है ना। एक परिवार है तो कैसा झगड़ा। तो कुटुंब या न्यायालय, कुटुंब न्यायालयों की हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना और कार्यप्रणाली संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य अधिकार क्षेत्र में आती है। देखो, तो फैमिली कोर्ट कब स्टैब्लिश किए जाएंगे, तो हाई कोर्ट के परामर्श के बाद जो राज्य सरकार उसके पास ये अधिकारिता है कि वो बेसिकली इसको स्थापित करे। और पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 है जिसमें विवाह और अन्य पारिवारिक मामले आ गए, इसका त्वरित समाधान और सुलह को बढ़ावा देना। वही बात है कि अगर मान लो, देखो सीधा सा सिद्धांत है कि जब आपको लग रहा है कि भाई कोई इस तरह का केस नहीं है ना, कोई इस तरह का इतना औपचारिक, इतना बड़ा इशू नहीं है। याद करो कि हमने बात की थी कि स्वतंत्रता वाले चैप्टर में, है ना, कि आखिर फ्रीडम क्या है। हमने जाना था कि अगर उस फ्रीडम की हानि हो रही है तो एटलीस्ट आपको ये तो नापो कि वो फ्रीडम की हानि आखिर कितनी है। हमने उसमें एक एग्जाम्पल समझा था कि मान लो अगर कोई व्यक्ति 12 बजे रात में बहुत तेज लाउड स्पीकर चला रहा है, बाकी लोगों की नींद खराब हो रही है, तो क्या सीधा उस पर पुलिस केस होना चाहिए, या आसपास के लोग पहले उसको समझा बुझा दें कि भैया ऐसा मत करो, है ना, या फिर जब वो नहीं माने उसके बाद तो फिर उसके बाद पुलिस। तो पहले उसमें कुछ गियर है ना कि भाई पहले आप फर्स्ट गियर लगाओ, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आप डायरेक्ट थर्ड डाल के कहते हैं जहां काम सुई कर दे वहां पे तलवार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर जितनी शक्ति या फिर जितनी सजा है उस हिसाब से आप दंड दो। जैसे कि आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में भी कई आर्टिकल्स पे, स्पेशली हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, उन आर्टिकल्स की बात करेंगे, उसमें ये लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार, जैसे कि किसी ने अपराध किया तो एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होगी, प्लस जितनी मात्रा में अपराध किया है उसी के परिणाम तो उसको सजा होगी। ये बात भी उसमें कही गई है ना। तो देखो बेसिकली इसमें यह कहा गया कि जो पारिवारिक न्यायालय है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर वह अपराधी नहीं है तो अपराधी की तरह कटघरे में क्यों खड़ा कर रहा है, भाई कुर्सी पे दोनों पक्षों को बिठा लो, आपस में बातचीत के माध्यम से सुलझाओ। चूंकि फैमिली कोर्ट के संदर्भ में क्या है, आपने कभी भी बच्चों एक बात को नोटिस किया होगा, चूंकि हर फैमिली में किसी ना किसी तरह के डिस्प्यूट्स, किसी न किसी तरह की कहानियां तो चलती रहती। जीवन यही है कि किसी न किसी तरह भी 4 कहानियां मेरे पास भी होंगी, 4 कहानियां आपके पास भी होंगी। कह रही ऐसे ऐसा केस हो गया था, फिर ऐसे सुलझा, फिर ये हुआ, फिर पुलिस आ गई, फिर ये। जनरली पुलिस भी जल्दी से एक्शन नहीं लेती पारिवारिक मामलों में, वो पक्की FIR ही नहीं करेगी, वो एक कच्ची रिपोर्ट डाल देगी, वो तब दे देगी आपको हाथ में फाड़ के। बाद में उसे पता है कि कल इनका मूड बदल जाना है, ठीक है, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो जल्दी से आप देखेंगे कि सीधा FIR उन मामलों में नहीं होती जब तक कि मामला बहुत गंभीर, बहुत ऐसा ना हो, संज्ञेय टाइप का मामला ना हो। ठीक है, तो इसमें यह कहा जाता है, देखो विधि आयोग ने भी कहा, अच्छा विधि आयोग के द्वारा भी ये कहा गया, और चूंकि हम देखेंगे कि न्यायालय के द्वारा भी इस बात को महसूस किया गया कि जब भी आप अपने घर की लड़ाई सुनो या किसी की भी लड़ाई सुनो, बहुत सामान्य सी बात, अपने घर आप केवल अपनी मम्मी का पक्ष सुन लो, आपको पापा अपराधी लगने लगेंगे, है ना। या फिर ये इन जनरली केस में कहें कि आप अगर आपकी सिस्टर की अगर आप बात करें कि अगर उसकी शादी हो गई है, आप उसका जरा सा पक्ष सुन लीजिए, आपको उसके जो हस्बैंड है वो लगेगा कि यार ये तो क्रिमिनल है। तो यहाँ पर क्या है कि चूंकि कहा जाता है कि जब भी फैमिली रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो इस इशू में बेसिकली जो विरोधी दृष्टिकोण है वो बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, और हमें उस चीज से बचना है, तभी हम न्याय कर पाएंगे। और इसके लिए हमें फैमिली कोर्ट चाहिए कि हम आपसी बातचीत से मामले को सुलझा दें।
है ना। हो सकता है कि परिवार में कोई ऐसा बड़ा समझदार ना रहा हो जो कि मामले को ठीक तरीके से तौल के आपको सलाह दे सके। तो अगर मान लीजिए सही सलाह मिल गई, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, चलो चीजें ठीक हो गई। तो कई बार आप देखेंगे कि पुलिस के द्वारा क्या किया गया, आइसक्रीम खिला के वापस भेज दिया गया एक कपल को, है ना, या फिर कहा कि जाओ इसको मूवी दिखा ला, उसकी शिकायत दूर हो गई, घर वापस डिवोर्स खत्म। तो यहाँ पर समटाइम्स बहुत छोटा सा इशू बहुत बड़ा बन जाता है। अगर उस छोटे इशू को खत्म किया जा सके, दोनों का ईगो मेंटेन किया जा सके, दोनों को मैनेज किया जा सके उसको, तो परिवार बच सकता है। यही कॉन्सेप्ट है पारिवारिक न्यायालयों का, और यही कॉन्सेप्ट है कि सीधे न्यायालय में, जहां अब न्यायालय का भी तो समय बचेगा ना, कि भाई उसकी जो विशेषज्ञता है, उस न्यायाधीश की जो विशेषज्ञता है, जो इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिकता है, वो बची रहे ऐसे केसेस के लिए, ना कि बहुत छोटी छोटी सी बात की चाय नहीं बनाई इसके लिए आप इस तरह के केसेस सुनते होंगे। तो यहां पर क्या है कि इस तरह के मुद्दों को हम कहां पे मध्यस्थता से ही निपटा ले। तो इसके लिए कहा कि अगर मान लो राज्य सरकार के लिए ऐसे प्रत्येक शहर जहां या कस्बा अगर जनसंख्या वहां की 10 लाख है, तो आपको फैमिली कोर्ट वहां पर स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अगर आबादी 10 लाख से अधिक है बच्चों, केवल एक, मान लो जैसे कि आपने जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केवल आपने फैमिली कोर्ट का ये इतना इंट्रो पढ़ लिया, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ये मेन क्रक्स होता है, ठीक है। सो 14वें वित्त आयोग ने भी देखो क्या कहा था, 2015 से 20 के दौरान उन जिलों में 235 पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश की थी जहां ये उपलब्ध नहीं थे। और आयोग ने यह भी कहा था कि राज्य सरकारों से इस उद्देश्य के लिए जो टैक्स है, जो कर है, वो दिया जाए, और कर को 32% से बढ़ाकर 42% के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए जो राजकोषीय मुनाफा है, जैसे कि 32 से 42 बढ़ गया, अब 10% बढ़ गया, भाई इसका उपयोग कर लो आप इस तरह की लोक अदालतों के लिए, है ना। तो और इस तरह से हम देखें कि फरवरी 2024 तक देश भर में लगभग 819 फैमिली कोर्ट हैं, 819 फैमिली कोर्ट है, ठीक है। चलो आप कुछ और बातें हम पारिवारिक न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली देखो कि आखिर इसकी आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि पहली बात तो यही है कि अगर हम देखेंगे तो संसद, या फिर हम पहले कुछ महिला संगठन की बात करें, कुछ नागरिक संगठनों की बात करें, उन्होंने भी इस आवश्यकता पर जोर दिया था बेसिकली कि जब परिवार है तो हम उसे क्रिमिनल की तरह ना देखें, हम उसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर ले, ठीक है। तो यहां पर यह कहा कि बेसिकली हम समझौते की बात करें, हम सामाजिक रूप से जो वांछनीय परिणाम है हम उस पर जोर दें और हम चीजों को ठीक करें। अब देखो विधि आयोग की 59 रिपोर्ट है, 59 रिपोर्ट में यह कहा कि विवादों का समाधान नागरिक कार्यवाही से पृथक रूप से करा जाना चाहिए और एक परिवार के बीच के निपटाने के लिए एक सुधार का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये फैमिली कोर्ट है बच्चों, इतनी सी, ये बस फैमिली के 8-10 मेंबर्स हैं और यहाँ पे जो अध्यक्ष जो सदस्य हैं वो बैठे हुए हैं और वो इस मामले को सुलझा रहे हैं। क्या सामान्य कोर्ट यही होती है? सामान्य कोर्ट ये नहीं होती है ना। तो यहाँ पर मान लो बस यही फैमिली कोर्ट हो गया कि यहाँ पे न्याय जो भी अध्यक्ष सभापति हैं, जो भी सदस्य हैं, है ना, सदस्यगण हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस तरफ केवल बस एक फैमिली के लोग हैं, ये मामला अपना बताएंगे। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर इस तरह के जो कोर्ट्स हैं वह काम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो बेसिकली इसके लिए विवाह और परिवार से संबंधित विवादों को कम खर्च और औपचारिकताओं के साथ अनौपचारिक त्वरित निपटान करना चाहिए और उनके सुलह के लिए पक्षों के बीच में समझौता के लिए प्रयास करना चाहिए। और 14 सितंबर 1984 को संसद ने भी पारिवारिक न्यायालय अधिनियम को बेसिकली अधिनियमित किया था, जिसमें 6 अध्याय और 30 धाराओं की बात की गई। अब इसका उद्देश्य वही है कि त्वरित न्याय देना, पारिवारिक मामलों को जल्दी से निपटा देना, विवाह के मामलों को निपटा देना, मध्यस्थता के साथ सुलझा देना, ठीक है, परिवार के मामलों को कम से कम समय में सुलझा देना। अब देखो आपको सोचो कि अगर 3-4 करोड़ के पेंडिंग है और उसमें भी विवाह के मामले मान लो 1 करोड़ है, तो क्यों ना उन मामलों को यहाँ पे सुलझा दिया जाए, आवश्यकता क्या है, ठीक है। चलो तो ये पारिवारिक न्यायालय हो गया। आओ जरा एक क्वेश्चन बताओ, पारिवारिक न्यायालय के संबंध में निम्न पर विचार करें। यह केवल एक अपील का अधिकार देता, बहुत ध्यान से सुनना, यह केवल एक अपील का अधिकार देता है जो उच्चतम न्यायालय में ही हो सकती है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि लोक अदालत है, स्थायी लोक अदालत है, आप उसके फैसले बाध्यकारी हैं, नो अपील, कोई अपील वपील नहीं। अब यहां पर कहा कि केवल एक अपील। क्या ऐसा है कि मान लो कोई ऐसा पक्ष छूट गया, अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 142 का यूज किया, सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वह न्याय करने के लिए विधियों से आगे जाकर न्याय कर सकता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से वह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के आगे बढ़ सकता है। तो यहां पर वे क्या कर रहा है कि प्रक्रिया को भी चेक कर ले रहा है कि प्रक्रिया सही आपने अपनाई या नहीं अपनाई, और वहां पे वो कहता है आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। अब देखो बात डिवोर्स की है
पारिवारिक मामले पारिवारिक न्यायालय में इस बात को सुलझाया जा सकता है। डिवोर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वह अगर चाहेगा तो जो कूलिंग पीरियड है डिवोर्स के लिए वो कम कर सकता है। तो यहां पर क्या है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है। अब ये मत सोचना आपकी पहली बात जो है वह सही लिखी है, उच्चतम न्यायालय नहीं, एक अपील का अधिकार है, बट ये हाई कोर्ट का है, केवल एक अपील है और ये अपील कहां पर है, हाई कोर्ट की है। आप अपील कहां कर सकते हो, केवल एक बार। ये नहीं है कि अब आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करो, आप बस हाई कोर्ट तक चले जाओ, राज्य के उच्च न्यायालय तक चले जाओ, अब बस बात खत्म। ठीक है, अब आप क्योंकि आप ऑलरेडी मामला सुलझा तो चुके हो एक जगह, इस न्यायालय में यह अनिवार्य है कि पहली बार में मामला अनौपचारिक रूप से संबंधित पक्षों के बीच में मेल मिलाप। आप देखो कभी भी फैमिली कोर्ट जो है आप ऐसा नहीं कि वो गए और आपने डिवोर्स दे दिया, मतलब आपको डिवोर्स चाहिए था उसने दे दिया, वो ऐसा नहीं करेगा। तो पहली बार में वो मामला कितना भी संगीन हो, वो पूरी कोशिश यही करता है, अनिवार्य रूप से पुलिस खुद इस भूमिका को निभाती है। आप अपने चारों तरफ देखा होगा कि मान लीजिए कहीं मारपीट वाली बात है, ठीक है, और उसमें जैसे कि कोविड में इस तरह के जो हिंसा के, मारपीट के, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं बहुत बढ़ गए थे, पुलिस आपसी बातचीत से सुलझा देती है कि ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि पुलिस भी इवन इसमें भूमिका निभाती है कि पारिवारिक मामलों में भाई सीधा एफआईआर नहीं कर रही है। तो पहली ये अनिवार्य है बच्चों, यहाँ पर इस बात की अनिवार्यता है, ये अनिवार्यता ये एक्ट में ही लिखी गई है। आप पहली बार में कोई डिसीजन ऐसा नहीं देंगे, है ना। तो पहली बार में आप क्या कर रहे हैं, आप मेल मिलाप से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलो अब हम आते हैं फैमिली कोर्ट से ग्राम न्यायालय की तरफ। अच्छा, लोक अदालतें हैं, है ना, राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय, स्थायी लोक अदालतें हैं, पारिवारिक हैं। अब ग्राम न्यायालय क्या है, ग्राम न्यायालय का मेन उद्देश्य है कि घर जाकर, है ना, घर जाकर आपको स्थानीय, मतलब आप एक गांव में मान लीजिए कोई न्यायालय है तो घर जाकर ही तो हुआ कि अभी यहाँ पर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आते किसी मामले को सुलझाने के लिए। तो ग्राम न्यायालय का बेसिकली जो मेन उद्देश्य है बच्चों, है ना, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, ग्राम न्यायालय जो एक्ट है 2008, इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया। और इसका मेन जो है कि देखो जैसे कि ग्राम पंचायत स्तर है, तो ग्राम पंचायत के स्तर पर ही बेसिकली ग्राम न्यायालयों की स्थापना कर दी। और यहाँ पर केवल ऐसे मामले नहीं, केवल सिविल नहीं, फौजदारी मामले, बट फौजदारी में भी वो मामले नहीं जहाँ पे केवल न्यायपालिका की अधिकारिता है। न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को कोई भी इसमें ओवरटेक नहीं कर सकता, ठीक है, ओवर रीच नहीं कर सकता। तो यहाँ पर 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जो रूपरेखा है वह दी गई थी। और बेसिकली इसका मेन ये था कि आम नागरिकों तक बेसिकली न्याय पहुंचाना, उनके घर जाकर ही न्याय पहुंचाना कह रहा है, क्योंकि ग्राम में। और ज्यादातर देखो हमने आगे बात की थी कि जैसे कि वैनिटी वैन टाइप में जो पूरा एक तरह से कोर्ट बना देना, बस उस तरह के कोर्ट के माध्यम से भी ये जो इसका मेन उद्देश्य वही है कि उनके द्वार पर न्याय सुलभ करा देना, है ना। तो जो गरीब और साधनहीन लोग हैं, जो गरीब है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रह रहे हैं, है ना, तो संवैधानिक प्रक्रिया से न्याय उपलब्ध कराना। और इसके अलावा क्या है कि जो गरीब है, साधनहीन है, सुविधाहीन है, कुछ नहीं है इनके पास, इन तक न्याय पहुंचाना, ये काम है ग्राम न्यायालय का, है ना, ये काम है ग्राम न्यायालय का। इसके अलावा हमने इसमें आर्टिकल कौन सी बात की थी, आर्टिकल 39A। तो जब गरीबों की बात हो गई, साधनहीन की बात हो गई, आर्टिकल 39A की बात हो गई कि ऐसे लोगों तक न्याय पहुंचाना, चूंकि संविधान ने भी इस बात की कसम खाई है कि हाँ भाई हम इस काम को करेंगे, है ना। तो यहाँ पर DPSP में इसको रखा गया, तो आर्टिकल 39A को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कोशिश इस बात की जाती है कि हम समानता के आधार पर अपनी वैधानिक प्रणाली को सुनिश्चित कर सके, सभी को अवसर सुनिश्चित करा सके, सभी को न्याय दे सके, ठीक है। इसके अलावा देखो कि हाल ही में यह भी कहा कि बेसिकली हमें सरलीकरण भी करना है। सरलीकरण न्यायिक व्यवस्था का, लोग डरते क्यों हैं, आज भी आप पुलिस केस से डरते हैं, हम और आप सब डरते हैं, या फिर हम कोर्ट जाने से डरते हैं, हम उस व्यवस्था में फंसने से डरते हैं। तो यहाँ पर क्या करना कि अगर आपको न्याय चाहिए, लोग क्यों नहीं लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें टफ लगता है। लड़ना इतना आसान है क्या, सही चीज़ों के लिए, बुरी गलत चीज़ों के लिए नहीं, सही चीज़ों के लिए। आप देखेंगे कि एक फिल्म में अगर नायक किसी उद्देश्य को लेकर लड़ रहा है, एकदम जान पे बनाएगी उसके कई बार, तो लड़ना इतना आसान नहीं है, सही चीज़ों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखो, और अगर आप कोई सामने आपके विलन बहुत बड़ा है मान लीजिए, तो आपको उससे दुगनी शक्ति चाहिए उससे लड़ने के लिए।
तो यहाँ पर देखो कि ग्राम न्यायालय की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अध्यक्षता कौन करेंगे, जो न्यायाधिकारी होंगे वो यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये उसकी कुछ विशेषता है कि इवन प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी ही होगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट होगा जिसकी अदालत होगी, जिसको जो बेसिकली इस तरह के केसेस को सुनेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि बेसिकली सुविधाहीन है, साधनहीन है, उनके लिए एक सरल तरीके से न्याय की जो पहुंच है वह सुनिश्चित कराना। अच्छा, विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट याद रखना, कौन कौन सी रिपोर्ट है, अलग अलग रिपोर्ट है ये। विधि आयोग की 114 जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इस तरह के जो ग्राम न्यायालय हैं वह होना चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं, जो सुविधाहीन लोग हैं, उन तक बेसिकली जो वो चीज़ें चल सके। ठीक है, अच्छा, इसमें ये कहा जाता है कि जैसे कि जो चलंत या फिर मोबाइल कोर्ट टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, उस तरह के कॉन्सेप्ट से यहाँ की जो सुनवाई है बेसिकली वह हो सके। ठीक है, हाँ, कुछ फौजदारी मामलों को भी शामिल किया, बट याद रखना ऐसे फौजदारी मामले जो न्यायालय के, ये सभी के लिए होगा, ये सभी पे इम्प्लीमेंट होगा। ऐसे मामले जो कि न्यायालय के अंतर्गत अगर आएंगे तो उसमें ग्राम न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, साथ ही इसमें ये कहा जाता है कि जो भी ग्राम न्यायालय ने आदेश पारित किया है बेसिकली उसका अनुसरण करना ही होगा। ठीक है, मतलब उसको मानना ही होगा। साथ ही ग्राम न्यायालय में ये भी कहा गया है कि सभी पक्षों की भी सुलह कराने का जो है बेसिकली पहला प्रयास यही किया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें। चलिए अब आगे हम चलेंगे। अच्छा, स्थापना हमने देख ली कि किस एक्ट के अंतर्गत है और स्थापना कौन कर रहा है। तो स्थापना हमने जाना कि यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की जो स्थापना के निर्देश है वह राज्य दे रहा है। ठीक है, तो राज्य को बेसिकली इस बात की अधिकारिता है। ग्राम न्यायालयों के संचालन की बात करें तो 2013 में भी उच्च न्यायालयों के और मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उन सभी के द्वारा भी ये बात कही गई थी कि ग्राम न्यायालय जैसे कॉन्सेप्ट न्याय की पहुंच गांव-गांव तक कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर अच्छा एक बात और देखो कि क्या ये ग्राम न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य बनाएगा ये एक्ट? तो अनिवार्य नहीं बनाएगा। हो सकता है कि कहीं भाई कहने को गांव है पर उतनी संख्या नहीं है, उतनी जनसंख्या नहीं है, तो हम क्यों वहां पे फिजूल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वह हाई कोर्ट के परामर्श से यह करेगा। तो ये काम कर कौन रहा है? राज्य सरकार। और कैसे करेगी, कहाँ पर होगी, कहाँ पर नहीं होगी। हो सकता है 10 गांव में एक न्यायालय बना दे, तो राज्य सरकार करेगी और हाई कोर्ट के परामर्श से करेगी, और हाई कोर्ट का इसमें परामर्श लगेगा। तो ये आपका क्वेश्चन देखो जरा, ग्राम न्यायालय के संबंध में निम्न पर विचार। 3 स्टेटमेंट। फर्स्ट आपसे कहता है 1986 में 114वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना की सिफारिश की गई। यह कानून 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। देश की स्वतंत्रता से पूर्व द तमिलनाडु विलेज कोर्ट एक्ट 1888 के माध्यम से भी पंचायत स्तर पर कुछ इस तरह की जो व्यवस्थाएं है उसको वैधानिकता प्रदान करने का जो प्रयास है वह किया गया था। ये सारे स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं। अब देखो एक लास्ट बात हम करते हैं। ठीक है, पहले इसके पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाए। संसद ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में आर्टिकल 39A 1976 में 42nd जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का 39A को जोड़ा। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया। सेकंड इस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को पारित किया जो 1995 में लागू हुआ और कानून के समक्ष समानता और संविधान के अंतर्निहित है और अनुच्छेद 14 के अनुरूप राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अच्छा, ये देखो बच्चों कि जब हम कानून के समक्ष समानता की या कानून या विधि के शासन की बात करेंगे ये ब्रिटेन से लिया, बट कानून के समान संरक्षण की बात करेंगे ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो यहां पर देखो कि आर्टिकल जब हम 14 की बात करेंगे 14 में जो कानून का समान संरक्षण उससे वंचित नहीं किया जाएगा, इस बात को भी हमने इसमें अंतर्निहित किया। और जो आपका 42nd अमेंडमेंट था उसके माध्यम से हमने आर्टिकल 39A को जोड़ा। याद रखना 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने कई बार पूछा, जैसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, या 42nd के द्वारा डीपीएसपी में कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं वे जोड़े गए। सो यहाँ पर तीनों जो स्टेटमेंट है वह इसमें सही है। एक और क्वेश्चन देखो, स्थायी लोक अदालतों के संदर्भ में, स्थायी लोक अदालतों में अध्यक्ष जिला न्यायाधीश रहा व्यक्ति होगा,
आर्थिक कार्यक्षेत्र 10 लाख रुपए तक होगा। किसी विवाद को न्यायालय के समक्ष लाने से पहले कोई भी पक्ष समाधान के लिए लोक अदालत को आवेदन कर सकता है या इसके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया है कोई एक न्यायालय की बात तो हमने की है जिसके खिलाफ आप एक अपील तो कर सकते थे हाई कोर्ट में। कौन सा न्यायालय का, किस न्यायालय की बात हुई है? क्या वो स्थायी लोक अदालतें था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, 4 गलत है। क्यों? क्योंकि इसके जो फैसले हैं वह डेफिनेटली कैसे होंगे? बाध्यकारी होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। लिया गया निर्णय अंतिम होगा, डेफिनेटली होगा, बट बाध्यकारी नहीं होगा, ये गलत है। नहीं शब्द लिखा है, ध्यान से पढ़ना। लास्ट टॉपिक बचा है आपका वाणिज्यिक अदालतें। जब ग्राम अदालतें थी, स्थायी लोक अदालतें थी, लोक अदालतें थी, पारिवारिक अदालतें थी, अब हमें जरूरत क्या थी कि हम अलग से भी वाणिज्यिक अदालतों की जो बात है वह बेसिकली करने लगे। 2015 में हमने एक अधिनियम लेकर आए और हमने जो भी वाणिज्यिक विवाद थे ना, 2015 में एक अधिनियम लेकर आते हैं और जो वाणिज्यिक विवाद थे हम उन सभी को सुलझाने के लिए इसको लेकर आए। वाणिज्यिक विवाद है ना, अब जैसे इसकी देखो परिभाषा की हम बात करें कि आखिर इसके विवाद आएंगे कौन कौन से, तो ये अधिनियम वाणिज्यिक विवादों को के दायरे को रेखांकित करेगा जिसमें कि वाणिज्यिक लेन देन है, जिसमें कि संविदा, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी ने ब्रीच कर दिया, उस तरह के मामले हैं तो वह इसके अंतर्गत आएंगे। एक विस्तृत नियम शामिल है, अपने दायरे में आने वाले विवादों के प्रकार और स्पष्टता प्रदान करके अधिनियम वाणिज्यिक मुकदमेबाजी में पूर्वानुमान और संबद्धता को बढ़ाता है। ठीक है, तो वाणिज्य न्यायालय की स्थापना की हम बात करें, यह अधिनियम पूरे देश में जो भी वाणिज्यिक वादी हैं उन तक पहुंच और निकटता सुनिश्चित करेगा। जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना का यह आदेश भी देता है। ये न्यायालय निर्दिष्ट जो भी वाणिज्यिक मामले हैं उनके न्याय निर्णय में विशेषज्ञता और दक्षता को बेसिकली बढ़ाता है। तो देखो जैसे कि इसमें केस क्या क्या आएंगे, जैसे कि वित्त प्रबंधक है, जैसे कि व्यापारियों के सामान्य लेन देन है ना, उससे उत्पन्न विषय है, जैसे कि और भी किसी तरह का कोई विवाद है तो, या संयुक्त उद्यम को लेकर विवाद है, या फिर बीमा या बौद्धिक संपदा क्षेत्र, तो अब इसको आप लेके फैमिली कोर्ट में थोड़ी चले जाओगे। बीमा विवाद है तो कहां जाओगे? फैमिली कोर्ट कहां जाओगे? बीमा विवाद है, ठीक है, बैंकिंग लेन देन का विवाद है, व्यापारियों के बीच का विवाद है, ठीक है, बौद्धिक संपदा को लेकर विवाद है। तो इस तरह के विवादों को आप कहां पर सुलझाने के लिए जा सकते हैं? वाणिज्यिक न्यायालय। और इस तरह के सभी न्यायालय का एक ही उद्देश्य, त्वरित न्याय, शीघ्र न्याय, है ना, त्वरित न्याय और कम या फिर मतलब निशुल्क न्याय। ठीक है, इसके लिए तो 2015 में अधिनियम आया, संसद ने पेश किया, इस विधेयक को 2015 में पेश किया था और इसमें 15 में ये अधिनियम बन गया और इसमें इस तरह के न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके अगर हम विशेषताओं की बात करें तो वाणिज्यिक विवादों पर जो अधिकार क्षेत्र है वह बनाए रखता है वाणिज्यिक न्यायालय। जो भी इससे अंतर जो इस तरह के वाद विवाद आते हैं उसको सुलझाने का प्रयास करेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, जो सभी के लिए मैंडेटरी थी वो इसके लिए भी मैंडेटरी है कि ऐसे विषयों को छोड़कर जो कि उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएंगे, उच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता में अगर किसी तरह के विषय आते हैं तो उन विषयों को सुलझाने का अधिकार वाणिज्यिक न्यायालय का नहीं होगा। ठीक है, साथ ही इसमें यह कहा जाता है कि वाणिज्यिक प्रभाग का गठन करने का अधिकार होगा। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वह जिला न्यायाधीश स्तर पर एक वाणिज्यिक न्यायालय का जो आदेश है इस संदर्भ में जो नियम है बेसिकली वह बना सकते हैं। साथ ही इसमें यह कहा गया कि देखो पहले इसका जो अधिकार क्षेत्र था वह 3 लाख रुपए तक का था। 2018 में इसका जो अधिकार क्षेत्र है वह इसको क्या किया, 1 करोड़ से घटाकर, बीच में 1 करोड़ से कम कर दिया, तो 2018 में 1 करोड़ से घटाकर 3 लाख रुपए तक का जो इसका अधिकार क्षेत्र है वह हो गया। पहले 1 करोड़ हुआ करता था, अब कितना, केवल 3 लाख तक का मामला। इसके आगे के जो मामले वह बाकी जगह पर सुने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। चलिए अच्छा एक बात और, विधि आयोग की कौन सी रिपोर्ट है? 253 विधि आयोग की 253वीं रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि बेसिकली इस तरह से अलग से जो न्यायालय है वह होना चाहिए। अब जल्दी से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं 1 मिनट में। हमने लोक अदालत और अन्य अदालतों की बात की। बच्चों आपका
राज्य सरकार जो है वह भी खत्म हो चुका है। क्लास को कंटिन्यू देखिए, नोट्स बनाइए, है ना। वीडियो अच्छा लगे अपने कमेंट दीजिए ताकि ये पता चल सके कि अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वह क्या है, ताकि हम आगे जो आपके क्लासेस है उसमें उस चीज़ को ठीक कर सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लोक अदालत और न्यायालय की बात की। हमने जाना कि हमारा संविधान आर्टिकल 39A और 14 की बात करता है और गरीबों को निःशुल्क न्याय के लिए हमने इस तरह की व्यवस्था का प्रावधान किया। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण है ना, ये एक एक्ट है जिसके द्वारा हम इन सभी के लिए हमें क्या मिल जाता है, बेस मिल जाता है। लोक अदालतें हैं, अर्थ विशेषताएं, प्रकार लाभ देख लिए, स्थायी लोक अदालतों की बात कर ली, आर्टिकल 39A आपको मुख्य रूप से याद कर रखना है। पारिवारिक, ग्राम और वाणिज्यिक अदालतों की बात की। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को हमने समझा है ना, 39A 14 प्रस्तावना यहाँ से शुरुआत हुई। मेन उद्देश्य यही है कि समाज का जो कमजोर वर्ग है आखिर हम उसे कैसे निःशुल्क सहायता दें। यूपीएससी का क्वेश्चन भी हमने देखा 2013 में आया हुआ, सीधा पूछा, एक उद्देश्य दूसरा कार्यक्रम। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। कौन कौन योग्य व्यक्ति है, हो सकता है कल को इसमें और भी जो लोग हैं वे शामिल हो जाए, जैसे कि अगर हम ट्रांसजेंडर लोगों की बात करें वो भी इसमें शामिल है। तो कई इस तरीके से सरकार के द्वारा हो सकता है किसी को हटा दिया जाए, किसी को शामिल कर दिया जाए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हमने लोक अदालतों की बात की, यानी जनता की अदालत, लोगों की अदालत, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, गांधीवादी दर्शन है, त्वरित फैसले के लिए, पहला गुजरात में बना था। बाकी हमने इन सभी की बात की। लोक अदालतों के 3 प्रकार, जिसमें कि हमने राष्ट्रीय, राज्य और स्थायी लोक अदालतों की बात की, ग्राम, फैमिली कोर्ट और वाणिज्यिक अदालतें। ठीक है, क्लियर है। 3 अदालतों में हमने देखा इसके लाभ मेन क्या है। लाभ हमने जाना कि कोर्ट फी नहीं लगती, अगर लग गई है तो जैसे ही निपटारा हुआ आपके केस का आपको वापस हो गई। लचीली प्रक्रिया है, अनौपचारिक प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा जैसे कि कोर्ट में प्रॉब्लम्स होती है वैसी प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं होगी। ठीक है, स्थायी लोक अदालतों की कुछ विशेषताएं, फैमिली कोर्ट की हमने बात की, पारिवारिक अधिनियम 1984 विवाह और पारिवारिक मामलों की मध्यस्थता के लिए। फैमिली कोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 10 लाख से अगर आबादी ज्यादा है तो यहाँ पर आवश्यक रूप से राज्य सरकार जब समझेगी तब इसको करेगी। 59 रिपोर्ट देखो एक बात ध्यान रखो, विधि आयोग की 59 रिपोर्ट है वो पारिवारिक न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट है आपके ग्राम न्यायालय से संबंधित है, और वाणिज्यिक न्यायालयों में विधि आयोग की 253। तो इन तीनों चीजों को एक साथ लिख लो। इसके अलावा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में चैंपियन बनना है तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी होंगी कि 50 डे का टारगेट रखो। जैसे कि पॉलिटी के लिए तो इसका स्टैटिक, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी प्लस एडवांस प्लस आपका करंट अफेयर प्लस आपका एमसीक्यू प्लस आपका प्रैक्टिस प्लस आपका रिवीजन एंड मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। केंद्र और राज्य सरकार, अब हमारा सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आगे जो हम स्टार्ट करेंगे वह होगा आपका लोकल गवर्नेंस। वह हम बात करेंगे अब पंचायती राज की और नगर निगम की। आर्टिकल 39 आपका चैप्टर नंबर 39 और आपका चैप्टर नंबर 40 ये आपके लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।